बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये हैं इमरान हसन और ये हैं अरमान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसी सेड आपको जुम्मा मुबारक। जुम्मा की बरकतों से फ़ायदा उठाने के लिए, रहमतों से फ़ायदा उठाने के लिए हैव अ वेरी वेल प्लान काइंड ऑफ डे। इसको अगर आप बहुत अच्छे से प्लान करके गुजारेंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। और वो लोग जो कि बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं रमज़ान की, उनको भी, और जिन्होंने नहीं की उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और आपने कर लिया? कल इन्होंने मुझे बताया था ना कि आप जाएंगी तो आपको पता लगेगा। कल लग पता गया है मुझे। कल आप ग्रॉसरी करने गए हैं रमज़ान की, ऐसे लग रहा था कि आपने कुछ 4 महीने की इकट्ठा सामान लिया और उसका बिल आपके हाथ में दिया। और माशाल्लाह से प्राइसेस आर राइजिंग लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए, घर पे रहिए, लेकिन रमज़ान है तो खरीदारी तो करना पड़ेगा। खाना पीना मजबूरी है, खाना पीना मजबूरी है। खैर आगे चलते हैं। और कल के मैच के लिए आपको पता है कि हमने शुरू में मैच की बात करनी है। कैसे हो सकता है? कल तो मतलब इनकी नाराजगियां दूर हो गई। बॉयज डिड कमाल। बॉयज डिड वेल। ये वाला सीन हो गया कल। मैं तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से मैच को फॉलो नहीं कर सकी, लेकिन मुझे पता लगा कि 350 रन्स का जब हदफ उसको चेस कर लिया गया पाकिस्तानी टीम की जानिब से, तो सारे गिले शिकवे जो इमरान को भी थे, मेरे ख्याल से इमरान मुझे तो बहुत ज्यादा थे। मैं तो कहता 50 ओवर्स की टीम नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती अगर जिंदगी में कभी मुझे ब्लड प्रेशर का कोई इशू है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की टीम होगी, क्योंकि इनकी समझ नहीं आती है। कभी 150 रन पे आउट हो जाते हैं, 200 रन पे आउट हो जाते हैं, और कभी 350 अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट चेज कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कोई समझ नहीं आती। लेकिन कल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की। इमामुल हक कंसिस्टेंट 2 मुसलसल सेंचुरियां उन्होंने स्कोर कर दी। तीसरे में करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक और बड़ा जबरदस्त डोमेस्टिक रिकॉर्ड के पास आ जाएगा। तो इट वाज अ ग्रेट मैच। हम इस पे डिटेल्स भी बात करेंगे। और एक मैच जो इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है वो भी बड़ा जबरदस्त, बड़ा तबाही मैच है। और सुपर ओवर, और जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब की लाइव स्पीच थी उस पे भी आज हमने बड़ी डिटेल बात करनी है। लेकिन उनके फंबल पे भी करेंगी बात। हाँ, वो तो मैं करूंगी। अभी आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। फैसले का वक्त आ गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 2 दिन बाद इतवार को होगी। वजीर आजम इमरान खान ने आखिरी दिन तक मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा आलमी साजिश का आलाकार करार। साजिशों पर चुप नहीं बैठूंगा, डट कर मुकाबला करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। मुबैना धमकियां में इस खत पर सिविल और अस्करी क़यादत यकज़बान। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। भरपूर जवाबी रद्द अमल देने का फैसला। मुल्क की सियासत में एक बार फिर NRO की बाज़गश्त। ऑपोजिशन के वजीर आजम की जानिब से NRO मांगने के दावे। वजीर आजम ने कोई महफूज रास्ता नहीं मांगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन के दावे मुस्तरद कर दिए। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात मल्टी टैलेंटेड सावल ईसा खेलवी से। क्या हिप्नोटाइज करके किसी को कंट्रोल किया जा सकता है? जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। कुछ सेगमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग पे बात होगी, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा, एक लम्हे के लिए मुझे लगा आप हेडलाइन दोबारा कहने वाली, यानी कि आप इतनी इंप्रेस हो गई हैं रात को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से कि आप कह रही हैं कि दो बार हम हेडलाइन देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी खबर, और बड़ी खबर 2 दिन बाद वजीर आजम इमरान खान की मौजूदा हुकूमत की किस्मत का फैसला होना है। कौमी असम्बली का इजलास इतवार को दिन 11 बजे होगा। मेरी एनर्जी की वजह यह है कि अब जो डी-डे करीब आ रहा है, कॉन्स्पिरेसीज और डिस्कशंस और एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन, इसमें इजाफा होता जा रहा है। मुखालफत भी बढ़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने बस अपनी तोपों का रुख दूसरी जानिब कर लिया है। ऑपोजिशन की जानिब था पहले, अब थोड़ा सा उन्होंने उसको अमेरिकन साइड पे भी कर लिया है। खैर, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इतवार को इस पर वोटिंग होनी है, पेश की जा चुकी है। गुज़िश्ता रात वजीर आजम ने जो कौम से खिताब किया
उसमें कहा कि इतवार को फैसला होगा कि मुल्क किस जानिब जाएगा। उन्होंने मुल्क को खुद से तशबीह दी कि आई एम द कंट्री, जिस जानिब मैं हूँगा उधर मुल्क होगा। इफ आई एम द राइट, इफ आई एम ऑन द सीट, मुल्क सही ट्रैक पे है, नहीं मैं नहीं हूँ तो मुल्क भी नहीं है। कुछ ऐसा मैसेज उन्होंने दिया। इस्तीफा देने से इनकार किया, कुछ चहमगोइयाँ थी, वो साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे ऐसा कहा। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुबैना धमकियां में इस खत का जिक्र किया और अमरीका का नाम भी ले लिया। गलती का एहसास हुआ तो फिर कहा कि मतलब वो किसी मुल्क ने हमें भेजा, ये मरासला किसी मुल्क ने भेजा था। साथ साथ उन्होंने दावा किया कि आलमी साजिश में पाकिस्तान में बैठे 3 स्टूडेंट्स जो कह ले वो मुलव्विस हैं और जो गैर मुल्की एजेंडा है उसका आलाकार बने हुए हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से आपको बताते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया और धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द अमल देने का भी फैसला किया गया। मुबैना आलमी साजिश से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट दी और एक दावा किया, आप भी सुने। ये खत खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से, खुद लिखवा के फिर अपने आप को भिजवाया गया। वो खत पहुंचा उस वजीर के पास और उस वजीर ने फिर वजीर आजम खान साहब को ये खत दिखाया और खान साहब ने इसको जलसा में लहरा कर और आज तक इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि एक आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई से भागे और इदारे को और इंस्टीट्यूशंस को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा खारजा पॉलिसी को जो नुकसान पहुंचे सो तो पहुंचे। ये कौम की मुफाद के खिलाफ है। दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट क्रिकेट। एनआरओ और फेस सेविंग की बातें बहुत सुनने को मिली। ओपोजिशन की जानिब से भी ये दावा किया गया कि वज़ीर आज़म ने पैगाम भिजवाया है कि अगर ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को वापस ले ले तो वो असम्बली को तहलील कर देंगे। इस पर नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी कुछ कहा। खान साहब के लिए एक ही पैगाम है, रोएं, चीखें या पिटें, एनआरओ नहीं मिलेगा। इस सारी सिचुएशन में जो मुआविन खुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, वो कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी रद्द अमल दिया। जी, वज़ीर आज़म ने सेफ रास्ता मांग लिया है, आसान रास्ता मांग लिया अपोजिशन से। इन चोरों से मांगेगा वज़ीर आज़म रास्ता? वज़ीर आज़म ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देगा। वज़ीर आज़म बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है। वज़ीर आज़म की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता है। ईमानदारी की बातें करने वाले शहबाज गिल खुद एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। $1,24,000 तनख्वाह ले रहे हैं, अमेरिकी डॉलर तनख्वाह ले रहे हैं और बताया नहीं है कैबिनेट डिवीजन को, और यूनिवर्सिटी ने भी इस बात की तस्दीक करी है। शहबाज गिल साहब जरा खुद भी आप थोड़ा बताएं। ये एक अखबार की रिपोर्ट है बहरहाल, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट के मुताबिक। हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार। उनसे जरा पूछते हैं कि वो जो ये जो बॉल टू बॉल कमेंट्री है वो तो हम सुन रहे हैं तमाम चैनल के ऊपर, लेकिन एनालिसिस, पोस्ट मैच एनालिसिस, अभी पोस्ट मैच तो नहीं कह सकते, लेकिन कल का जो दिन था उस के एनालिसिस के हवाले से हम बात करें। जी कमरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। कैसे आप? ठीक ठाक है। हाउ इज द मॉर्निंग इन इस्लामाबाद? एज आई ऑलवेज आस्क, सिंस संडे नजदीक आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इमरान खान साहब अपना आखिरी जो एक तुर्क का पत्ता था वो फेंक बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लगता है कि इमरान खान साहब जो बात करते थे कि अपोजिशन ने तो अपने पत्ते दिखा दिए हैं, तो मैं अपने कार्ड्स बिल्कुल आखिर में प्ले करूंगा। तो यही वो उनके पास कार्ड था, ये जो मुबैना ख़त है या डिप्लोमेटिक केबल है, यही वो बुनियाद है। और मुझे लगता है कि इसको ज़रा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, और वो भी अगर इतना अहम कौमी सलामती का मामला था, 7 मार्च को ये ख़त या डिप्लोमेटिक केबल दफ्तर खारजा को रिसीव होती है और उसके 23 दिन के बाद
आप कौमी सलामती का इजलास बुलाते हैं, उस पर कहते हैं कि एक मुल्क यानी कि अमेरिका ने धमकी दी है, वो साजिश कर रही है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो भी देखें तो उसके अंदर एक चीज का जाहिर है कि एतराफ़ किया गया है कि ये जो मरासला है ये बेस्ड ऑन जो कॉन्वर्सेशन हुई है हमारे एम्बेसडर की एक अमरीकी एहलकार से, उन्होंने अमरीकी एहलकार तो नहीं कहा, एक फॉरेन कंट्री के एहलकार से, तो उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो नॉन डिप्लोमेटिक है और वो मुतरादिफ है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। और फिर कहा कि हम उनके खिलाफ बाकायदा जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है कि ये एक साजिश है, इस एलामिये में इसका जिक्र नहीं है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद जो आई है इसका जो लिंकेज है वो उस बैरूनी मुल्क से वो भी सामने नहीं आई। और सबसे आम सवाल कि अगर वाकई ये साजिश होती, तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी इन बैरूनी ताकतों का हाथ होता, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो फिर क्यों ना एक आला तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया, इसकी तहकीकात करवाएं और पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर जो किरदार हैं उनको सामने लाएं। तो मेरी जो जराए हैं, जो मुझे लगता है, और फिर रात के दफ्तर खारजा ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया 3 सत्रों का कि नेशनल सिक्योरिटी के फैसले के बाद अब बाकायदा तौर पर उस मुल्क को एहतजाजी मरासला जो है वो दे दिया गया है। मैंने अपनी तारीख में ज़ाहिर के दफ्तर खारजा में कवर करता हूँ, इस तरह की दफ्तर खारजा की जो प्रेस रिलीज है वो नहीं देखी, ना उसमें उस मुल्क का नाम है, ना उस मुल्क के सफीर का नाम बताया गया, ना ये बताया गया कि उनको समन किया गया है। तो दफ्तर खारजा के हुकाम से भी जो मेरी बात हुई है वो इसलिए कॉशियसली चल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी ये सेंस है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतहाई अहम खारजा पॉलिसी के मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक हो गया कामल, लेकिन दूसरी जानिब कल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की और जो खिताब किया कौम से, ऑब्वियसली एक तो वो लाइव खिताब था, रिकॉर्डेड नहीं था, दूसरा उन्होंने अमेरिका का नाम डायरेक्टली बोला और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये किसी और मुल्क का नाम है, ये कोई और मुल्क है। ऑब्वियसली फॉर द लॉन्गर रन ये पाकिस्तान की जो सफारती एक कह ले आगे पॉलिसीज़ हैं उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का नेशनल टीवी बैठ के इंटरनेशनल नेशनल मीडिया की नज़रें लगी हुई थी, मैं बहुत सारे फॉरेन तज्जियाकारों के ट्विटर हैंडल्स देख रही थी और सब सुन रहे थे वो जो खिताब था। तो आपको लगता है कि फॉर द लॉन्गर रन ये नुकसान हो सकता है हमें इस चीज़ का, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्लंटली अमेरिका का नाम लिया इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो बयानिया है इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें, जो आपने कहा कि उन्होंने ब्लंटली नाम लिया है, लगता है कि एक्सीडेंटली उनसे नाम निकल गया, लेकिन हो सकता है कि डिलिबरेटली भी किया हो, क्योंकि इसीलिए वो चाह रहे थे कि बराह रास्त खिताब करना। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने एक हवाला भी दिया 9/11 के बाद मीटिंग्स में, बाकी जो सियासी लीडरान थे वो सारे अमेरिका से डरे हुए थे, मैंने वहां पे मुखालफत की। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के भी अगर वाकई ये इतनी बड़ी साजिश इस हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, तो दूसरी तरफ फिर आप खुल के फिर नाम लेना, दफ्तर खारजा के जो प्रेस रिलीज है उसमें अमेरिका का नाम होना चाहिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है उसमें खुल के नाम उनको लेना चाहिए, जो इन्होंने खिताब किया उसमें भी खुल के नाम लेना चाहिए। तो फिर ये दावा करना कि जी मुझे कोई और दबा नहीं सकता और ये सब नहीं कर सकता, तो ये मुझे लगता है कि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन दूसरा इसका इम्पैक्ट जी कामरान, दूसरी जानिब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है कल, जो गवर्नमेंट या प्रो पीटीआई माइंडसेट्स थे, दे वर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग कि जी इसको एक क्या कहना चाहिए, इसको एक सपोर्ट मिली है कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है, और उन्होंने भी इस किस्म की ज़बान जो कि इस्तेमाल की गई है उसके हवाले से कहा कि ये सिफारती नॉर्म्स के खिलाफ है। इसका मतलब ये कि उसको एक कवर मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि ये जो मरासला है समहाउ इट एग्जिस्ट। और कुछ ऐसे साफ़ी हज़रात जिन्होंने इसके हवाले से ये दावा किया था कि जो इस मरासले को कहा जा रहा है ये वो मरासला नहीं है, या इसकी हियत या इसकी शक्ल वैसी नहीं है। तो कल की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद भी इसका नाम अगर फॉरेन ऑफिस नहीं ले रहा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसी है? आप तो बहुत पुराना फॉरेन ऑफिस को समझते हैं और पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी को समझते हैं, इस पर ज़रा कॉमेंट कीजिए। देखिए, जो आपने कहा ना कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया हुआ तो उसके बाद जो अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से ये इंडोर्समेंट हो गई है। इंडोर्समेंट देखें, ये इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि क्या कोई डिप्लोमेटिक केबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि इस तरह की जो सिफारती मरासले हैं जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं वो हेडक्वार्टर्स यानी कि दफ्तर खारजा में भेजते रहते हैं। फर्क ये है कि माजी इससे पहले कभी किसी ने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको पता है कि जब एक सफीर दफ्तर खारजा को ये इस तरह के खतूत भेजते हैं तो वो इनक्रिप्टेड होते हैं,
उनको डी कोड किया जाता है। बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट है, उसकी वजह यह है कि उसमें हसास नौयत के मामले होते हैं, इश्यूज, और वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। तो ये कहना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पक्की उस पर मोहर लगा दी है, कुछ साजिश हुई है, मुझे नहीं लगता। अभी भी जो मेरे ज़राए इस बात पर बज़िद हैं कि शायद एक मजबूरी की वजह से कि खान साहब कोई इस तरह का बड़ा डिजास्टर क्रिएट ना करें, क्योंकि एक रोज पहले भी वो कौम से खिताब करना चाहते थे, उनको रोका गया कि आप इस वक्त खिताब ना करें, तो उनको थोड़ी सी फेस सेविंग दी जा रही है। लेकिन इन रियलिटी दफ्तर खारजा जो अस्करी जराए हैं वो भी समझते हैं कि ये बड़ा खतरनाक खेल है। कि एक बिल्कुल अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे इस वक्त नहीं है, लेकिन इस तरह की कम्युनिकेशन मुल्कों के दरमियान चलती रहती है, पब्लिकली उसको एड्रेस नहीं किया जाता, और इसका इसका कतई तौर पे इसका कोई ताल्लुक कामरान आज़ादी या गुलामी से है भी नहीं, क्योंकि एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हम गुलाम रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और बाकी हुकूमतों को। अच्छा, जिस तरह एक बड़ी प्रेस्टीजियस जगह होती थी हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस, आई रिमेंबर जब भी कभी हमें वहाँ पे जाने का इत्तेफाक होता था बीइंग जर्नलिस्ट, तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता था, बड़े मुअद्दब तरीके से भी हम जाते थे। फिर उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के वॉशरूम्स तक को भी वीडियो के ऊपर शूट करने को अलाउ किया गया कुछ साथियों का, आपको याद होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर कैबिनेट रूम से लेकर उनकी वीडियोस बनाई गई। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए थे। यानी कि उस हर चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई अपने हक में, जिसका ताल्लुक किसी ओहदे किसी शख्स से नहीं था बल्कि कौम से था, रियासत से था। फॉरेन पॉलिसी भी एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक रियासत से है, उसका ताल्लुक किसी शख्स से नहीं है। इसको भी नवाज शरीफ से रिलेट किया जा रहा है, अपोजिशन से रिलेट किया जा रहा है। और आप जैसे कहा कि आपने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं अगर इसको सियासी तरीके के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो। देखिए, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज। एक कॉन्सिक्वेंसेज तो ये है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि जो दफ्तर खारजा की हद तक है, अगर ये गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान सर्वाइव करते हैं तो ये लिख के लिखवा लें कि कोई भी जो पाकिस्तान का जो अब सफीर है वो इस तरह का, अगर जो एक आपने ट्रू असेसमेंट पेश करनी होती है ना, और वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पब्लिक करें। तो इसीलिए उसको एतमाद होता है कि जो ये मरासला, जो भी मैं कंटेंट है, ये पब्लिक नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के लिए उसमें हेल्प करेगा। अब आपने किया क्या है कि उन सफीर का जिन्होंने ये मरासला भेजा, मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, उनका कैरियर दाव पे लगा दिया है। और कल जब कोई भी और पाकिस्तान का जो सफीर, अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो बहुत एहतियात करेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हो सकता है कि ये तो मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, रियासत पाकिस्तान की सर्विस कर रहा हूँ, तो कल इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये इसकी एक इम्प्लीकेशन है। और दूसरा ये है कि जब आपकी बिहाइंड द सीन किसी भी ममालिक के ऑफिशियल से डिस्कशन होती है, ओपन और कैंडिड डिस्कशन होती है, तो शायद वो हैं वो भी आपसे अब एहतियात करेंगे कि यार ये तो काबिल एतबार नहीं है। ये जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं कि हम बिहाइंड द सीन आपस में कैंडिड डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कल इसको पब्लिक कर देंगे और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इससे मेरे ख्याल में ये काफी, देखिए अमेरिका के साथ हमारे उतार चढ़ाव रहे हैं। और एक और बात, ये जो तासुर गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है कि रूस के मामले के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर दबाव था, आप खबरें उठा के देख लें, भारत जो उसका इत्तेहादी भी है, बाकायदा तौर पर भारत को भी इस तरह का मैसेज दिया गया कि अगर आपने रूस का साथ दिया, आपने रूस के खिलाफ अगर यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट ना दिया, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट को हटा देंगे। रूस अमेरिका का राइवल है और वो कोशिश करेगा कि उसके खिलाफ जितनी उसको हेल्प मिले वो हर तरह की कोशिश करेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें समझने की जरूरत है। अच्छा कामरान, आप साथ ही रहिए, हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे जरा हम बात करते हैं। चूंकि आगे जो मामला आ रहा है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ रहा है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ रहा है, और उसमें भी क्या ऑप्शंस हैं दोनों अतराफ में, ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तनाजुर में ज़रा हम चाहते हैं कि हम कंवर साहब की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी शामिल करेंगे। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमने कल जो इजलास देखा, इसमें अपोजिशन ये क्लेम करती नजर आई, मरियम औरंगजेब साहिबा ये गिला कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात करनी थी, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर नॉर्म्स होनी भी चाहिए थी, जो रिवायात हैं उनके मुताबिक भी, लेकिन नहीं हुई। और जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने इजलास को मुलतवी किया और वो चले गए। अब इतवार को ये जो जोड़ पड़ना है कॉन्स्टिट्यूशनली सेइंग, इसमें किसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा अपना जो स्टैंड है उसको साबित करना? क्या अपोजिशन ने महज 172 ही पूरे करने हैं और इसके अलावा भी कोई लवाजमात है, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगी ऑन संडे जो इजलास होने जा रहा है? देखा जी, बड़ी पाकिस्तान की जो सूरत हाल बड़ी संगीन सूरत हाल हो गई है डिप्लोमेटिक के महाज पर। तो सबसे बड़ी अहम बात तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, जब ये जो खत है, ये केबल है,
वो अब हमारे वक्त में भी इस तरह की केबलें जो है हमें भी देखने का मौका मिला है। वो जब हमारे एम्बेसडर ने अगर अमेरिका जो भी किसी मुल्क का जो भी जिस हमें पता चल गया, अमेरिका एम्बेसडर तो हमारा ही था ना, अमेरिका बैठा हुआ था, तो उसने जो मुलाकात की है उसके बाद उसने जो अपने ख्यालात का इज़हार किया वो दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये उसने अपने इन प्रिंसिपल बात की है या इनफॉर्मल बात की है या फॉर्मल बात की है या चिट चैट की है, तो वो सारी गुफ्तगू जो है वो ठीक है, एम्बेसडर ने उसको नोट किया, उसको मिनट्स बनाए केबल की सूरत में, वो अपने ज़ाब्ते खाते भिजवा दिए। अब ये अगर केबल आ गया था 7 मार्च को, उस वक्त इमीडिएटली सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए था हमारे पाकिस्तान में, कैबिनेट का मीटिंग होती, सिक्योरिटी की मीटिंग होती, उसके बारे में सारी बातें करने के बाद ये फैसला करते कि आया इसकी हकीकत क्या है, ये चिट चैट है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इस तरह की बातें तो होती रहती थी। आज मेरा कॉलम पढ़े आप, दुनिया अखबार में छपा है, उसमें मैंने बहुत बड़ी अहम तारीखी हवाले दिए हैं जो आज तक किसी को पता ही नहीं है। तो पहले इसलिए बारे में किया है कि मैं बताता हूँ आपको, सियासत हट के बात करते हैं कि ये जनाब 1962 में प्रेसिडेंट अयूब खान ने, जिस वक्त प्रेसिडेंट कनेडी ने बेपरा असला दे दिया इंडिया को, तो बैलेंस खराब हो गया, तो प्रेसिडेंट अयूब खान ने खत लिखा प्रेसिडेंट कनेडी को, बड़ा तारीखी खत है। हमारी दावत के खारजों को पता नहीं, सोए पड़े हैं, पता नहीं शाम में मुर्तशी कहाँ सोया पड़ा है। मैं आवाज आपकी साथी से कहता हूँ, वो खत निकाल ले। वो उसमें ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट अयूब ने जो कनेडी खत लिखा, वो इतना अहम खत था कि प्रेसिडेंट कनेडी के होश उड़ गए और उस खत को 100 साल के लिए क्लासिफाइड कर दिया गया। वो खत ये होते हैं सफारती खत, ये होते हैं सही मायने में पाकिस्तान की स्टेट के मुआफिक। 100 साल के लिए वो खत क्लासिफाइड कर दिया, किसी को नहीं पता वो खत क्या है। तो इसलिए मामले ऐसे होते रहते हैं। इसी तरह मामले जब भुट्टो साहब ने जो खत अपना एक जो वजीर खारजा था वीनस अमेरिका का, उसका एक खत आया था कि जनाब आपकी सूरत हाल से हम आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। कि जो डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी इतनी अहमियत होती है, बिल्कुल होती है, और इसका ताल्लुक इन्हीं तौर पर कंवर साहब 1-2 सालों 5 सालों या 10 सालों के ऊपर होता भी नहीं है जी। होते हैं, मिनट्स होते हैं, सारी बातें होती हैं। तो ये चीजें जो है इस तरह से उसको पब्लिक में नहीं लाया जाता। ठीक है, अच्छा कामरान कंवर साहब आप साथ ही रहिए, मेरे पास वक्त चूंकि कम है। कामरान, इन केस अगर एक तो वजीर आजम जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस बयानियों को बनाने में कामयाब हो रहे हैं, अपने वोटर्स के अंदर कामयाब हो रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं उनकी बात को, सीइंग सोशल मीडिया एंड ऑल, आपने भी अंदाजा लगाया होगा, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर इतवार के बाद वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते, क्या ये खत इनको बतौर सियासतदान, बतौर फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव तंग करने वाला है या इनकी सियासत को एक नई जहद देने वाला है, नई जान देने वाला है? आपको आफ्टर संडे इन केस इफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डज नॉट सर्वाइव, तो आप क्या देख रहे हैं कामरान? मुझे लगता है कि जो कल की तकरीर थी, कल का खिताब है वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये फेयरवेल स्पीच थी, और जिसे कहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी ओबिचरी खुद ही लिखी है और एक टोन सेट की है कि जब वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो वो ये बयानियां सामने लेकर के आएंगे कि उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है। और खदशा ये है कि शायद अभी तो क्योंकि वज़ीर आज़म है, उन पर कुछ ना कुछ दबाव जरूर है कि वो ऐसी बात ना करेंगे जिससे ताल्लुकात मुतासिर हों, लेकिन जो वज़ीर आज़म का कंडक्ट अभी तक नजर आया है वो इक़्तिदार की खातिर या अपने सियासी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की खातिर वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो यही बात कहेंगे क्योंकि उनको सूट करता है। अदरवाइज अगर प्योरली कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, 3, साढ़े 3, 4 साल में जो उनकी कारकर्दगी रही है, तो उनके पास शो करने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली एक ये टोन सेट की है और वो उसी को लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ना किसी हद तक सक्सेसफुली जो उन्होंने नैरेटिव एक बना लिया है, इसको जोड़ दिया है तरीके अदम एतमाद को उस बैरूनी साजिश से। हालांकि असल जो अपना जो मुद्दा है, असल जो इस वक्त इशू है, वो है तरीके अदम एतमाद, और अपोजिशन को उसमें क्लियर कट अक्सरियत हासिल है और हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने आप से सवाल करना चाहिए। अगर ये बैरूनी साजिश थी तो उनके अपने 22-24 जो अरकान हैं, चौधरी फवाद चौधरी साहब के जो अपने कजन हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जो उनके अपने इत्तेहादी हैं, जो MQM कहती है कि हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन को सपोर्ट करने का फैसला किया है, तो उनको वो मुतमईन क्यों नहीं कर सके कि ये तो बैरूनी साजिश हो रही है। और इसका मतलब ये है कि ये एक सिर्फ मुझे लगता है एक सियासी स्टंट है और वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन इख्तियार में रहने के नहीं रहेंगे तो तब भी इस्तेमाल करेंगे और एक न्यूसेंस
मुझे लगता है कि ये क्रिएट करते रहेंगे। जैसे ये कहते हैं ना आगे- कि मैं इक़्तिदार में जब नहीं रहूंगा तो मैं और खतरनाक हूंगा। खतरनाक। तो इस किस्म ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच very कारमन यूसुफ, unfortunate. बहुत शुक्रिया भी कवर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कारमन यूसुफ के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बयानिया अख्तियार किया है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी रहते तब भी आगे जाके एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट करने वाला इसमें है अब ये। ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी जो कि अगर हुकूमत में आती है तो बड़ी अहम होगी कि वो क्या सोच रहे हैं इक़्तिदार में आने के बाद कि क्या करना। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का 350 रन का पहाड़ जितना जो स्कोर था उसको कह लें चेज कर लिया और कौमी टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में शिकस्त दे दी। इमामुल हक, बाबर आजम की मुबारक हो। इमामुल हक और बाबर आजम की जो सेंचुरीज हैं उसकी बदौलत पाकिस्तान ने 350 का रिकॉर्ड 49th ओवर में हासिल कर लिया। ये भी बड़ी 6 रहती थी, ये भी एक मुद्दा है। और इस 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 1-0 से बराबर कर दी गई। ये सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच 2 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से, दूसरे वनडे के हवाले से तो आपको पता है पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। आगाज में शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच की जो 0 पर विकेट उतारी, उसके बाद कैंगरूज थोड़े हुए कि भाई गुस्से में आए, उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाया, जमकर बैटिंग की और उसके बाद जो मैकडर्मिट है उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। बिल्कुल, जो ट्रेविस हेड है उन्होंने 89 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बड़ी सपोर्टिव इनिंग थी। इसके बाद लिबुशन जो कि टेस्ट में तो ओबियसली आप उनको जानते ही हैं और वनडे में भी कमाल के प्लेयर हैं, 59 रन उन्होंने बनाए। स्टोनिस ने 49 रन बनाए। इसके साथ पाकिस्तान के लिए जो मजमूई हदफ है, जैसे अरमला हसन ने सुबह सुबह को हमालिया का नाम दिया, वो खड़ा कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी एज यूजुअल इज बीन वेरी इंप्रेसिव। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की रात तो दिखाई, लेकिन बड़ा स्कोर होने से नहीं रोक सके वो पाकिस्तान के खिलाफ। खैर जवाब में जगह तो खुश हो गए, हाँ, मतलब खुश हो जाए, बस करें अब आप। कौमी ओपनर फखर जमान इमामुल हक जबरदस्त खेले, बहुत अच्छा आगाज फराहम किया। उसके बाद किसको नहीं मालूम द वे इमामुल हक प्लेड, द वे फखर प्लेड, इनफैक्ट बहुत जबरदस्त 67 उन्होंने बनाए। इसके साथ साथ 114 जो बाबर ने बनाए, जिसमें जबरदस्त किस्म के 11 चौके शामिल थे, छक्का भी शामिल था। बहुत ही कमाल कल पाकिस्तान ने इसको चेस किया और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख का जो पाकिस्तान ने चेस किया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ऑब्वियसली हम कल बड़े डिसअपॉइंटेड थे, आज हम उतने एक्साइटेड हैं। पाकिस्तानी टीम की तरह हम भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते चले जा रहे हैं, हमें नहीं समझ आती हमने कैसा रिएक्शन देना है। तो जरा इस दूसरी फतह के हवाले से क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, बहुत अच्छी पाकिस्तान टीम की फतह है जी। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जो आपका पिछला सेगमेंट था वो सुन के थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मुल्क में क्या माहौल है, लेकिन अब एकदम से जो आपने स्विच किया ब्रेक के बाद, तो एक अच्छा खुशगवार तासुर है कि हमारी मुल्क चीजें भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम और इमामुल हक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कि पिछले मैच में भी आप देखें कि फर्स्ट वनडे में भी इमाम ने 100 किए, बाबर आजम ने 57 किए, लेकिन दोनों ने डॉट बॉल्स पिछले मैच में बहुत ज्यादा खेली थी। लेकिन कल रात क्या कमाल दोनों ने बैटिंग की है। 349 जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया। आई थिंक 110 का स्ट्राइक रेट रहा है इमाम का, 110 का ऑलमोस्ट। इमाम का 110 का रहा है और बाबर आजम का 137 का रहा है। जबकि आप पिछला मैच देखें कि बाबर आजम ने 79 के स्ट्राइक रेट से फर्स्ट ओडीआई में स्कोर किया। देखिए, ये पाकिस्तान की यंग टीम है, इसमें बाबर आजम पर पूरी टीम रिलाय कर रही है। लेकिन इस वनडे सीरीज का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि 2023 में अगले साल अक्टूबर नवंबर में भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये जो वनडे सीरीज है ये एक लिहाज से वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। अगर वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने टॉप 7 टीमों में फिनिश किया तो फिर पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी। वरना अगर पाकिस्तान की टीम मजीद नीचे जाती है तो हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड न खेलना पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कल बड़ा जबरदस्त शो किया। अच्छा, उर्मिला ने जिस तरह ओ कहा है उसके पीछे में एक थ्योरी छोटी सी बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन का जो एक सिस्टम है कि होस्ट इंडिया और जो टॉप 7 टीमें होंगी दुनिया की वो वर्ल्ड कप में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी, बाकी टीमों को क्वालिफाई करना पड़ेगा।
तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम 6 से 7वें नंबर पर आईसीसी रैंकिंग में चली गई। तो उम्मीद है कि कल सैटरडे को पाकिस्तान आखिरी ओडीआई जीतकर अपनी 6ठी पोजीशन को बरकरार रखेगा, बल्कि पाकिस्तान को और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि होम सीरीज का यही एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्जी इसमें भट्टी साहब एक लॉजिक ये भी तो है ना कि हम वनडे खेलते ही नहीं है, हमारी वनडे क्रिकेट कैजुअलिटी इतनी नहीं। आप देखिए कि बाबर आजम हमारे कैप्टन हैं, कितने कम वनडेज उन्होंने खेले हैं, वनडे क्रिकेट हुई नहीं है, तो एक ये भी वजह है। तो क्या हमारे पास आगे इतना रूम है वनडेज खेलने का कि हम अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकें? वेस्ट इंडीज है, आगे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि 2021 में हमने बहुत कम वनडे मैचेस खेले, लेकिन 2022 में इस साल हमारी काफी वनडे सीरीज शेड्यूल है। एक अफगानिस्तान के साथ भी हमारी वनडे सीरीज है, शायद श्रीलंका के साथ भी है, इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में खेलना है, तो खासे वनडे मैचेस हैं। लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम T20 और टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलते हैं, तो एक बैलेंस लाना पड़ेगा। T20 पिछले साल इसलिए भी ज्यादा हुए कि आपको याद है पिछले साल T20 वर्ल्ड कप था, इस साल भी 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन 2023 का जो साल है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छी सिम दे सकता है, क्योंकि इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडियन पिचेस जो है वो पाकिस्तान को सूट करती है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसी कंडीशंस है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा वर्ल्ड कप में मौका होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एटलीस्ट सेमीफाइनल, बल्कि अगर फाइनल जीतकर इंडिया से वापस आए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह से अभी इमरान ने भी पॉइंट आउट किया कि ऑब्वियसली जब हमने पहला मैच देखा था वनडे मैच, तो हमें लगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को शायद उस तरह से ओडीआई मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलता, तो उनका जो स्टेमिना है या टेम्परामेंट हम कहें कि वो 50 ओवर्स वाला नहीं है, और इसी वजह से वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बल्कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। बट यू सजेस्ट कि हमारी टीम में जितने प्लेयर्स हैं, जब हम सिलेक्शन भी करें तो ओडीआई के प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर T20 के एक्सपर्ट्स हैं जो अभी भी हमारी करंट टीम में है, सो ये ओडीआई खेलना, 50 ओवर्स के मैचेस खेलना, ये पाकिस्तानी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ प्लेयर्स की सिलेक्शन भी कि उनका स्टेमिना, उनका टेम्परामेंट इतना हो कि उनको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े। देखिए, हम लोग हर फॉर्मेट के लिए हर प्लेयर को खिला देते हैं, दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में स्पेशलाइज्ड पोजीशंस होती हैं, स्पेशलाइज्ड टीमें होती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ओडीआई के लिए जो इस फॉर्मेट में लड़के फिट बैठते हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए। हर लड़के को हर फॉर्मेट में खिलाना दानिशमंदी नहीं है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें देखें, वहां पर उन्होंने पावर हिटिंग कोचेज रखे हुए, बेसबॉल के कोचेज जो हैं वो क्रिकेट में उन्होंने रखे हुए, ताकि मार धाड़ वाली जब क्रिकेट होती है ना, उसके लिए वो पावर हिटिंग कोचेज जो है वो दुनिया की मुख्तलिफ टीमों में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों एडवर्टाइज तो की थी पावर हिटिंग कोच की पोजीशन, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई डिसीजन हो नहीं सका। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में चूंकि 15-18 महीने रह गए हैं, तो क्रिकेट बोर्ड जितनी जल्दी पावर हिटिंग कोच को ले आए, ताकि देखिए हम लोग बाज दफा बहुत स्लो खेल के टीम को फंसा के चले जाते हैं। पहले वनडे में भी यही हुआ। अगर आप बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम ने 50 रन बनाने में 34 डॉट बॉलें खेली। फिर बाबर आजम और इमामुल हक की जो 96 रन की फर्स्ट ओडीआई की पार्टनरशिप थी, उसमें दोनों ने 50 डॉट बॉल्स खेली। तो दुनिया की कोई टीम, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो दुनिया की बड़ी टीमें हैं, वो इस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेलती। तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल, उर्मिला ने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेस किया कि हमें एक तो स्पेशलाइज प्लेयर्स को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, फिर अगर पावर हिटिंग कोचेस हम रख लें, ताकि जब मारधाड़ करनी पड़ती है वनडे मैच में तो हमारी टीम अचानक फंस जाती है। तो मेरे ख्याल में ऊपर से, जब जिस तरह कल था 349 का जब टारगेट था, तो ऊपर से आप देखें फखर जमान और इमाम ने उसी टारगेट को सामने रखकर टीम को आगे लेके चले। तो इसी तरह की हमें एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा बहरहाल पाकिस्तानी टीम को कि अगर इतना बड़ा टोटल भी हो चुका है। आई रिमेंबर, आई थिंक इससे पहले हमने बांग्लादेश के खिलाफ कोई
328 गालिबन हमने चेस किए थे, जो एक बड़ा टोटल हमने चेस किया, तो ये हमारा सबसे बड़ा टोटल है जो, और बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा इंप्रेसिव तरीके से, बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से पाकिस्तान इसको चेस भी किया। एक मैच बाकी है भट्टी साहब, इस विक्ट्री का क्या इम्पैक्ट आप थर्ड वनडे के ऊपर देख रहे हैं? देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फाइनल मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पर्टिकुलरली मैं आपका कॉमेंट इमामुल हक के हवाले से भी चाहूंगा, बड़े कंसिस्टेंट रह रहे हैं, अच्छा स्कोर करें, और पाकिस्तान को हमेशा से ओपनिंग के अंदर एक अच्छी सपोर्ट चाहिए होती है जो वो इस वक्त मिल रही है। आप इस पे भी प्लीज अपनी राय दीजिएगा। इमरान, 329 का पाकिस्तान ने 2014 में बड़ा टारगेट चेज किया था अगेंस्ट बांग्लादेश इन ढाका, तो मेरा ख्याल में अब होम ग्राउंड पर 349 यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट इमामुल हक की है कि इमामुल हक, आप देखें कि हमेशा क्रिटिसिज्म उन पे होता है कि सिफारशी प्लेयर है, कोई कहता है ये पर्ची के जरिए पाकिस्तान टीम में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कल उन्होंने मुसलसल दूसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ सेंचुरी बनाना मजाक नहीं है। फिर मैं तो पिंडी टेस्ट मैच में मौजूद था, वहां उन्होंने ईच इनिंग्स 100 किए टेस्ट मैच में। तो इमामुल हक पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त प्लेयर है, हमें अपने प्लेयरों को सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन आपके तवज्जुह से सुबह सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक छोटी सी तजवीज ये देनी है कि जब आप टूर का शेड्यूल बनाते हैं तो वीकेंड को भी जहन में रखा करें। अब आप देखें कल का जो मैच है, डिसाइसिव मैच है, वो तो सैटरडे को होने जा रहा है, छुट्टी का दिन है, लोग आएंगे। मेरा ख्याल में कल कजाफी स्टेडियम को फुल हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा आपका भी शो नहीं है संडे को, तो आप भी जाएं और मैच को एंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि टूर की आइटनरी बनाते हुए इस चीज को भी जहन में रखें कि वर्किंग डे पे गर्मी में लोगों का जाना जरा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा टूर की आइटनरीज बनाते हुए इस चीज को भी जहन में रखें कि फ्राइडे को मैच रख लें, संडे को मैच रख लें। लेकिन आप देखें कि पिछला जो टेस्ट मैच था लाहौर का, वो मंडे को शुरू होकर फ्राइडे को खत्म हो गया। और वैसे लाहौर का मौसम शाम के वक्त इतना गर्म है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोगों का रिस्पांस है वो कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। कल भी मैंने देखा, कल हालांकि अच्छा मैच था और उमूमी तौर पे सेकंड इनिंग्स के अंदर लोग आ जाते हैं। हाँ। लेकिन कल भी हमें कद्दाफी ऑलमोस्ट मुझे लगा कोई 60-40 का रेशो था एग्जैक्टली, और इतना ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत किया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच का सैटरडे को फाइनल मैच होने जा रहा है सीरीज का, जो फैसला कुन मैच होगा, तो आप लोग जाए मैच देखें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जाके देख ले मैच। टीवी पे ज्यादा मजा आता है। हाँ, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, और ऐसे में रमज़ान में आपने अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा का किस तरह से ख्याल रखना है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपकी पूरी होती रहे, साथ साथ आपके खाने पीने में जो एहतियात का एलिमेंट है वो भी शामिल रहें। ऑब्वियसली हम एहतियात नहीं करते, बहुत सारी मुरगन ग़िज़ाएँ हमारी डाइट का हिस्सा बन जाती हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि रोज़ेदार मौसम के हिसाब से इन जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इंतखाब करें, और तभी आप अच्छी सेहत की सुनता कौन है? हम तो मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं। अच्छा साहब, इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत भी है, सहरी और इफ्तारी में क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, उसके अलावा खासतौर पर प्यास के हवाले से क्या हल हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अरीज रून हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे ग़िज़ाइयत हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरीज। ऑब्वियसली रमज़ान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी, मैं तो स्पेसिफिकली कि अपनी डाइट का थोड़ा ख्याल रख लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा जाता, क्योंकि घरों में इस तरह के लवाजमात का बनना, खानों का बनना एक आम प्रैक्टिस है। सो व्हाट डू यू बेसिकली सजेस्ट कि हमें रमज़ान में अच्छी सेहत के लिए क्या खाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। इस तो रमजान आ रहा है ना, ये वैसे तो हमें लगा था कि छोटे रोजे होंगे, लेकिन इतनी गर्मी हो गई है कि लग रहा है कि गर्मी के ऐसे रोजे हो गए हैं, तो प्यास भी बहुत लगती है। और क्योंकि ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स का रोजा हो जाएगा, ड्यूरेशन हमारी जो 15 आवर्स तो हो जाएगी, तो बहुत लंबा गैप भी आ जाता है। और सहरी के अलावा जो इफ्तार होती है ना, सारा जोर हमारे इफ्तार पे ही होता है कि सब चीजें हमने वहीं पे खानी है, फ्राइड आइटम्स भी तभी, मीठा शरबत भी तभी पीना है, और सारी जो मजे की चीजें, हमारे पूरा दिन जो हम वो गुजारते हैं ना, वो उसी प्लानिंग में गुजारते हैं कि हमने इफ्तार में क्या क्या खाना है। तो हेल्दी जो चीजें होती हैं वही सारी उस वक्त हमें अच्छी लग रही होती है, अपील कर रही होती हैं, और हम सारी अनहेल्दी चीजें जो है वो इफ्तार के टेबल पे रखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक तो ओवर इंडल्जेंस जो है ना, कि हम जो भी चीज खा रहे हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, और फिर उसका ये नहीं करते किस टाइम पे क्या चीज खानी है, फिर वही चीज हमने तरावी पढ़ के भी खा लेनी है,
और उसके बाद डाइजेशन का तो टाइम नहीं मिलता। वो जो पूरे दिन की जो हमने स्टमक को रेस्ट दिया होता है ना, उसकी हम कसर निकाल देते हैं उन चंद घंटों में। आपकी बातें इमरान को बहुत हंसा रही है। मुझे ऐसा पता है क्यों हंसी आ रही है डॉक्टर साहब, जो बातें करिए ना आप, तो मेरे जहन में रिलेट कर पाए। मैं एक दो दोस्तों से रिलेट कर रहा हूँ कि सुबह भी खाना है, फिर खाना है, फिर खाना है। अच्छा डॉक्टर अरीज ये बताएं कि अच्छा हमारा डाइटरी प्लान क्या होना चाहिए सहरी में और अफ्तारी में, कि ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि हमने ये खाना है ताकि हमारी जो सेहत है, ऑब्वियसली डाइटिंग करना पूरा साल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये वो मेरे ख्याल से मंथ होता है जिसमें आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो डाइट जो है ना, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। खाना जो भी होगा वो डाइट में आ जाएगा। तो आप रमजान में अच्छा टाइम होता है कि आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा में अगर स्टमक को श्रिंक जो हम करते हैं ना, उसको अगर वापस उतना रीफिल ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम ही हो जाएगी एपेटाइट। मैं कहती हूँ कि खाएं सब कुछ। हम लोगों के खाने होते हैं, फेनियां है सहरी में खाने की, या आपने कोई पराठा अंडा खाना है, खाएं सब कुछ, लेकिन आप डेज बना लें कि आज हमने पराठा अंडा खाना है तो वही खाना है, फिर अगले दिन अगर फेनियां खानी है वो खानी है, निहारी खानी, और उसकी क्वांटिटी जो है ना वो लिमिट रखें आप। जैसे एक बोल ले लिया तो इससे ज्यादा नहीं लेना। ये आप में ले लें। मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव उसमें डाल दें कि मैंने कुछ भी नहीं खाना और दलिया सूखा फीका खा के मैं सहरी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना अच्छा रखें लेकिन उसकी डिविजन्स कर दें। सेकेंडली, दही का इस्तेमाल जरूर करें सहरी में, इलायची का इस्तेमाल जरूर करें, खजूर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपके पूरे दिन की वर्किंग के लिए आपको अच्छे गुड कार्ब्स चाहिए जो नेचुरल फ्रूट्स एंड नेचुरल डेट्स में मिल जाएंगे आपको। दूसरा, दही से आपको प्यास नहीं लगेगी। दही का वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, नेचुरल फुल मील हो जाती है ना, उसमें फैट्स भी है, नेचुरली कार्ब्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी है। तो आप उसको लस्सी के फॉर्म में ले लें, आप उसका रायता बना के ले लें, वो जरूर इस्तेमाल करें। कैफीन वाली चीजें, चाय कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये अवॉइड करनी चाहिए। अगर पीने का है आप बहुत सारे हमारे बच्चे इस वक्त हैं, उनका पहला रोजा होने वाला है इस रमजान में, तो उनके लिए जरा कुछ बताइए, खासतौर पे जो बच्चे नए रोजेदार हैं या फिर पहला रोजा रखने का प्लान कर बैठे हैं, उनके लिए जरा कुछ बताएं। क्या डाइट प्लान्स मदर्स तैयार रखें उनके लिए? तो बच्चों की तो क्योंकि स्कूल भी अब आजकल खुले हुए हैं ना, वेकेशंस नहीं है, तो तो उन्होंने उठ के सहरी करके स्कूल चले जाना है। तो आपने उनकी मील ऐसी प्लान करनी है जिसमें उनको अच्छा शुगर कंटेंट जरूर मिले। अब शुगर का मतलब व्हाइट शुगर नहीं है। आप उनको ये बात है फ्रूट्स के फॉर्म में दे सकते हो, और सहरी से थोड़ा स्टार्टिंग में जैसे उठते हैं तो आप उनको स्मूदी वगैरह दे दो, फिर उनको कहो कि आप सहरी कर लें, पराठा लें, एग लें, अपना बटर लें, सहरी प्रॉपर करें, क्योंकि उसके बाद उन्हें सोना नहीं, उन्हें वर्किंग करनी है कंटिन्यूसली। खजूर, जैसे मैंने कहा, खजूर इज अ हेल्थ मतलब एक्सीलेंट चीज है जो आपको शुगर कंटेंट भी अच्छा देती है, मिनरल्स भी आपके अच्छे मिल जाएंगे, फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा पूरे दिन की वर्किंग के लिए। बच्चों जहां आप एक ले रहे हैं, बच्चों को 2 दे दें खजूरें, चाहे तो स्मूदी में ही खजूर डाल दें। दही, और जब पानी का ये नहीं होना चाहिए कि पानी 6-8 ग्लास इकट्ठे पी लेना है। सहरी से सुबह उठ के लेने से लेकर जब तक सहर का टाइम नहीं होता, आपने थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा ये जो हम ये जो वायलेशन करते हैं हम, या ऐसा खाना लेते हैं जो आपके मुताबिक हेल्दी नहीं है, या ओवर ईटिंग वाला जो फैक्टर आप बता रही हैं, ये ज़्यादा वायलेशन का चांस सहरी में होता है या अफ्तारी में होता है, पहला सवाल। और ज़्यादा हर्ट ये चीज़ जो हमारी ओवर ईटिंग है या हमारी खाने की जो बुरी आदत है, ये हमें ज़्यादा हर्ट सहरी का खाना करता है या अफ्तारी का खाना करता है रोज़ाना? बात सारी जो है ना वो आपकी अपनी रूटीन के ऊपर आ जाती है, लेकिन सहरी में ज्यादा होती है गड़बड़ जो होती है, इफ्तारी में ज्यादा गड़बड़ हम करते हैं, बिकॉज फ्राइड आइटम देते हैं, फ्रूट चाट मिक्स करके उसमें चीनी डाल के अच्छी तरह फ्रूट के भी शुगर्स को कंफ्यूज करते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा चीनी भी डाल देते हैं, और फिर तरावी के बाद भी आके सारी चीजें खा लेते हैं। तो आपकी स्टमक को जो डाइजेशन है, जो उसको वर्किंग करनी है कि वो जो पहले खाया हुआ उसको तो हजम करें, वो टाइमिंग नहीं आती। जहां तक ये कि खराबी होती है वो ये कि अगर सहरी के बाद कोई सो जाता है फौरन से, उसकी भी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको बहुत सारी गैस्ट्रिक। लेकिन अगर कोई काम पे चला गया तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इफ्तारी में भी यही कोई तरावी के लिए चला गया तो उसका एक अच्छा गैप आ जाएगा, प्रॉपर टाइम मिल जाएगा उसको डाइजेस्ट करने के बाद। तो अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर इरीज, ऑब्वियसली आपने ये वाला प्लान तो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, कुछ को बीपी का इशू है, डायबिटिक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजे रखते हैं फिर भी, उनके लिए व्हाट डू यू रिकमेंड कि उनकी जो ऑब्वियसली शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना एंड ऑल दैट, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सहरी का मील भी और अफ्तारी का मील भी, क्या रिकमेंड करेंगे आप उन्हें? डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना, और बीपी के भी है, लेकिन डायबिटिक हम ज्यादा कहते हैं कि आपकी जो अगर मेडिसिन का कुछ इस तरह का टाइमिंग आ रहा है कि आपने मिड डे लेनी है तो आप रोजा अवॉइड करें। जब एक सहूलत आपको मिली हुई है कि आपकी सेहत खराब होगी तो ज्यादा इशू होगा, लेकिन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आपने अपना शुगर कंटेंट, वही बात है, नेचुरल शुगर से पूरा करना है, रिफाइंड शुगर से नहीं।
और आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब, उन लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एडवाइस किए जाते हैं, जैसे दलिया हो गया या चोकर के आटे की रोटी होगी, ताकि वो देर तक उनकी जो इंसुलिन है वो स्टेबलाइज होकर निकलती रहे और उनको एकदम से ड्रॉप ना फील हो, हाइपोग्लाइसीमिया में न हो जाए। और इसी तरह इफ्तार की जब वो टेबल में बैठे तो अब शुगर फ्री जो भी कोई शरबत अपना होम में बनाए वो लें, खजूर खाएं। एक खजूर खाने से उनका ब्लड शुगर नहीं फ्लक्चुएट करेगा कि एकदम से ज्यादा हो जाए, लेकिन उसके बाद आपने वही बातें जैसे चने हैं, बीन्स है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा है, उस तरफ चले जाए, पकौड़ा से अवॉइड करें। ठीक है। और इन दी एंड एक प्रॉब्लम हमें पहले बहुत होता था, लेकिन अब तो कुछ और लोग बताते हैं, ये एसिडिटी का जो एक फैक्टर होता है, सहरी करने के बाद जब लोग सो जाते हैं उठते हैं, ये यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम रहता है, ये तेजाबियत जिसे कहते हैं, इसका क्या हल है जी सहरी को लेकर? ये चीज आ जाती है ना कि हम सो जाते हैं तो हमारे स्टमक को, एक तो हमने पूरी रूटीन चेंज कर दी रमजान में ना। आप नॉर्मली उठते हैं तो फिर अपनी नमाज के बाद आप नाश्ता करते हो, फिर ऑफिस जाते हो, ये रूटीन पहले आपने चेंज कर दी, तो आपकी बॉडी की जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी वर्किंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसको चेंज करना पड़ता है। फिर जब सो जाएंगे तो वो स्टमक में ही पड़ा रहा, आपने उसको जो है ना वो ब्रेक भी नहीं किया, तो वो स्टमक में देगा, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगी क्योंकि स्टमक को, आपकी गट को ओवरवर्क करना पड़ेगा करने के लिए डाइजेस्ट, फिर एसिडिटी इश्यूज होते हैं। वही बात है कि या तो एक मसाले, मिर्च मसाले अवॉइड करें, खाना जो है फिर अगर सोना ही है तो फिर आप दलिया खा के सो। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया कि आपने बेहतर अंदाज में गाइड कर दिया। ऑब्वियसली रमज़ान आने वाला है, बहुत सारे लोगों को डाइटरी हैबिट्स उनकी वो ख़राब होती हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम खाएं लेकिन हेल्दी खाएं ताकि आपकी जो सेहत है वो भी मेंटेन रहे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको अपने सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी दिखाने की जानिब लेकर चलते हैं और आज सारा बलोच पहुंच गई हैं सावल ईसा खेलवी साहब के घर, यानी कि अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब के घर, जिसे ईसा खेलवी हाउस भी कहा जाता है। और वहां पे सावल साहब से उनकी क्या बातें हो रही हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सारा बलोच। मेरा आज का मेहमान बड़ा खास है। ही इज समबडी हु इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, ही इज समबडी हु इज अ सॉन्ग राइटर, हु इज अ सिंगर, म्यूजिशियन। हम बात करेंगे सावल ईसा खेलवी से, जानेंगे उनको कुछ करीब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे? आई एम परफेक्टली फाइन। इतना खूबसूरत घर माशाल्लाह, इसके अंदर जो कल्चरल पहलू है, ब्यूटीफुल सावल। थैंक यू सो मच। बेसिकली माय फादर और हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड तो है, हर इंसान का होता है, बट माय फादर ऑलवेज वांटेड टू स्टे हुक्ड विद इट। हमारा यही था कि हम अपने गांव को ईसा खेल को उठाकर यहीं ले। क्रिकेट से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से सिंगिंग, इस कदर तनु कहाँ से आया? मेरी लाइफ प्रीटी मच माय ओन जर्नी रही है। Okay. स्पोर्ट्स से होते हुए, इंजीनियरिंग से होते हुए, अब IT में है और म्यूजिक और सिंगिंग में है। तो मैंने जितना डिस्कवर किया, मुझे ये खुद महसूस था कि आई हैव टू टेक माय ओन एक्शन एंड आई हैव टू लर्न व्हाट आई एम ऑल अबाउट, और उसमें मैंने बहुत लर्न किया। कोई बुरा कमेंट पढ़े अपने बारे में लेट्स से, तो कैसा लगता है? नहीं, अब तो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बट मैं अपने प्रोडक्ट से कितना खुश हूँ। अगर मैं अपने प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। That's where it starts and that's where it ends. सावल एक बहुत बड़ी लेगेसी है और आई थिंक उसकी जिम्मेदारी भी है आपके कांधों पे, क्योंकि अब आप आज की जनरेशन है। अब्बा के बारे में हम सब जानते हैं, अगर हम बात करें अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब की, सब माया, इट्स ब्यूटीफुल इतना। और आप दोनों मतलब इतने, वो क्या था, डर लग रहा था या बहुत एक्साइटेड थे या हो जाएगा? उस प्रोजेक्ट को जब मैं टैकल कर रहा था तो इनिशियल 3-4 वीक्स वर वेरी हार्ड, बिकॉज मैंने जब एक फादर एक लाइन छोड़ रहे हैं उस गाने में, तो मैंने उस फील को बरकरार कैसे रखना है जब मेरी लाइन आएगी। तो ऑल ऑफ दैट वर्क, ऑल दैट मेंटल प्रिपरेशन, लिरिकल कंटेंट्स, गाने की जो प्रिपरेशन थी, हाउस बैंड के साथ हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से जेल इन करना है, सो ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट आई हैड टू गो थ्रू। I worked at it prior to that, shoot 3 weeks prior to that. But जब shoot का दिन आया तो मैंने realize किया कि this is it. I have to let everything go and just enjoy the moment. And alhamdulillah it paid off well. बहुत मजा आया। I'm sure you can relate to it कि हम जब लिविंग लेजेंड्स के साथ काम करते हैं या बैठना भी ना, खाली उनकी सोबत में रहना, सावल एक खूबसूरत लर्निंग है जो शायद हमें आज की जनरेशन के साथ बैठ के नहीं मिलती। हमें वो एक इंस्टीट्यूट मिल जाता है। You have experienced that? I've experienced
मेरे फादर हैं, मेहदी हसन खान साहब थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, मैडम नूर जहाँ थी, ऑल ऑफ दिस बिग नेम्स, उनके साथ बैठकर डिस्कशन करना और उनके साथ बैठ के उनको उनकी प्रेजेंस में उस मोमेंट को फील करना, आई वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई ऐसी कोलैबोरेशन जो अब्बा के साथ ही करना चाहते हो और अपने ही प्लेटफॉर्म से करना चाहते हो, कोई प्लान है? क्योंकि काफी टाइम हो गया, हम वेट कर रहे हैं कि ये दोनों हमें कब परफॉर्म करते हुए साथ में नजर आए। एक नई कोलैबोरेशन है पंजाबी सराइकी की और उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ रैप एलिमेंट्स हैं, कुछ हिप हॉप एलिमेंट्स हैं। So this is something I'm looking to do and I'm trying to merge into, and I'm bringing my father into it as well. रैप कौन कर रहा है? My wife. Oh my God, it's a big news. ये तो एक अब्बा की कोलैबोरेशन, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं, but not just that, आपकी वाइफ, I think इनका डेब्यू ही है ना ये? Sort of, yes. Sort of मतलब पहले कहाँ काम किया है? No, you're right. It's the first thing she's done, जो कि publicly we are planning to put it out. So yes, you're right. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इनकी वाइफ हमें रैप करते हुए सुनाई देंगी। अब्बा जो है वो उनका अपना एक जॉनरा है, आप हमें किस रूप में नजर आएंगे? As a vocalist, as a पंजाबी सराइकी vocalist हूँ, उसमें मैं, क्योंकि अब पंजाबी is again the next best or cool thing which is coming up। मगर इससे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं प्लीज़ मेरे साथ चाय। और ये मियाँ वाली का एक हमारे सौगात है, डोडा हलवा हम इसको कहते हैं। हाय, आई लव दिस। दोस्तों बहुत ही मजे का हलवा है ये, और ये ईसा खेल से आया है। हाय, तो आपके घर में तो बहुत सारी चीजें आती होंगी वहाँ से, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता ही रहता होगा। बस यही होता है कि हमें हमारे चाहने वाले अपने इलाके के लोग बहुत प्यार करते हैं, तो एक कनेक्शन हमारा किसी ना किसी तरीके से बना रहता है। मतलब आपका भी कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग है? वो मेरा कनेक्शन बिल्कुल है और अब बढ़ता जा रहा है, इस पहले से भी ज्यादा। कैसे? जैसे मैं सराइकी की बात कर रहा हूँ, सराइकी पे जो मैं अगला प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ वो एक इन इटसेल्फ फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। अच्छा, आपने एक चीज गुफ्तगू के दौरान मेंशन की कि अब पंजाबी जो है वो बड़ा एक कूल सीन बन गया है, पहले नहीं था इतना। सो आप एग्री करते हैं इससे कि अब जो न्यू जनरेशन है दे आर एंजॉयिंग इट मोर? इट्स सोशल मीडिया दैट हैज चेंज्ड इट। और सोशल मीडिया ने जब दुनिया में सब एंगल्स दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ पंजाबी बोली जाती है, उसकी अप्रिसिएशन क्या है, और नाउ पीपल वांट टू स्पीक इट, नाउ पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट। सराइकी हो जाए, पंजाबी हो जाए। हम बात करें सराइकी की, पंजाबी की, उर्दू की बात कर लें। मैंने सामर को लाइव सुना है और जिस दिन मैंने इनको लाइव सुना, मेरे साथ और बहुत सारे मेरे दोस्त थे और हम सब ना यूँ थे कि ओ माय गॉड, ही इज़ अ ट्रू टैलेंट। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो ट्रू टैलेंट मैंने विटनेस किया है लाइव, वो हमारे सारे एक्सप्रेस के नाजरीन भी करें। आप हमें क्या सुनाएंगे? जब भी मुझे कोई गाने के लिए कहता है तो मैं एक ब्लैंक मोड में चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ, क्या कहूँ। अभी जो रैंडम सॉन्ग आया मेरे दिमाग में, I'm gonna just sing that. Please. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अश्कों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून मेरे एतबार का, कर दिया खून मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सावल, इतना दर्द कहाँ से आया है? अभी मैं पैनाडोल लिए, मेरा गला खराब था, उसकी वजह हो सकती है। So good. Thank you so much. कोलैबोरेशंस की हम बात करें, शाजिया मंजूर साहिबा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, सनम मारवी साहिबा अगेन बहुत बड़ा नाम, तो इसके पीछे कोई ख्याल है या ये हो गया है? आपकी एक जर्नी है, और जो लेजेंड्स की सूरत में, यंग आर्टिस्ट, टैलेंट की सूरत में जो लोग आपके साथ मिलते हैं, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, मैं जब रिस्पेक्ट देता हूँ, फिर एक बात बनती है, फिर वो म्यूज़िक की शक्ल इख्तियार करती है, तो वो कहीं भी कैसे भी किसी के साथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे इंस्पायर क्या कर रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा उभरता हुआ सितारा, या अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, क्या आप जिनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, कोई फीमेल सिंगर या कोई मेल सिंगर भी, वो कौन है? जो कोलैबोरेशंस हैं, मैं बहुत इसके प्रो हूँ, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। और प्रो के साथ साथ इट डिपेंड्स कि आपके साथ म्यूज़िकली कौन कनेक्ट करता है। तो म्यूज़िकली कनेक्शन होना
और एक किसी की म्यूजिक का अच्छा होना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो I'd like to sit with anyone who is forward thinking, who is very happy to collaborate, और उसके पास आइडियाज़ हैं और एक हमारा कनेक्शन बनता है. उस्ताद आपके कौन रहे हैं, किसने आपको जर्नी में गाइड किया है, ये बताइए. उस्ताद एक मेरे केस में एक नहीं रहा, मेरे केस में हज़ारों की तादाद में. कैसे? I just started to do mimicry in music and in singing. उससे जिस आर्टिस्ट का भी मैं गाना मिमिक कर रहा हूँ वो मेरे लिए उस्ताद है, वो मुझे इंस्पायर कर रहा है. हम बात करें मिमिक्री की और बात करें कि एक से ज़ायद जुबानों में ये गाना गा सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम कोई डिफरेंट लैंग्वेज में गाना सुने. ब्रिटिश बैंड है, मैं उनको बहुत अरसे से सुन रहा हूँ और उनका एक गाना मैंने अभी रिसेंटली मिमिक करना शुरू किया. So it goes like this. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the skies, you know how I feel. Reefs drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Wow! आप तो कोई भी जॉनरा निभा सकते हैं बड़े आसानी से. सावल, वी हैव सीन योर वर्क, बड़ा प्रोमिनेंट काम है आपका माशाल्लाह. आने वाले वक्तों में हमें सावल किस जॉनरा में ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे? बेसिकली जो जॉनरा जो मुझे इस वक्त इंस्पायर कर रहा है हिप हॉप है, विद फोक एलिमेंट्स, विद ट्रैप एलिमेंट्स. और बेसिक आइडिया यही है कि 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, चाहे वो बेस में हो, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में हो, उनको एक कोलैबोरेशन करके बात मैं अपनी पंजाबी और सराइकी की ही करूँ, बट एक न्यू फॉर्म में. सो एक न्यू फॉर्म का आजकल तरीक़ेकार समझना, उसको अप्रिशिएट करना और उस पर काम करना इस वक्त इट्स द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ टाइम. अच्छा, हम बात करेंगे लारिब के हवाले से. लारिब अता को हम सब जानते हैं, ऑस्कर विन किया है उन्होंने, तो लोगों को बताएं कि वो पूरा स्टोरी क्या थी, क्या कैफियत थी, हाउ हैव यू फेल्ट? जब नॉमिनेशन लारिब की हुई एंड फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी नॉमिनेटेड, और वो सरेल थी. शी जस्ट कॉल्ड मी अप वन डे सेइंग कि मैंने एक नेटफ्लिक्स का टीवी शो था, उसके लिए मैंने काम किया एंड इट गॉट पिक्ड फॉर नॉमिनेशन हुई है. एंड वी वर लाइक दिस इज़ अमेजिंग. जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. यू नो, क्रिस्टोफर नोलन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो साथ बैठे हुए हैं. इट वाज एंडलेस. और जब हम बैठे हुए हैं, लारिब का नाम चल रहा है नॉमिनेशन पे, तो मेरिट पे जाना और एक जगह बनाना, इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर. मैं आज भी अभी भी सिस्टर से अपनी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यू नो यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि जिस तरीके से आप काम कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो, मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन का बायस है. ऐसा क्या है जो अभी तक नहीं किया, करना चाहते हैं? गोल ये है कि मैं सराइकी पंजाबी की जब बात करूं, बाहर LA में बात करूं, मैं टोक्यो में बात करूं, मैं लंदन में बात करूं, तो लोग कनेक्ट करें. इट डजंट मैटर कि वो कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं. आई वॉन्ट देम टू कनेक्ट विद सराइकी, आई वॉन्ट देम टू कनेक्ट विद पंजाबी, आई वॉन्ट टू कनेक्ट देम विद आवर कल्चर. सो मेरा ये गोल है. I had a great time. और एक अच्छी खबर जो हम सब ने सुनी और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, एक कोलैबोरेशन, एक फैमिली कोलैबोरेशन हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब, साहबजादे सावल ईसा खेलवी साहब और इनकी वाइफ का डेब्यू होगा एज अ रैपर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आज का शो पहुँच चुका है अपने इख्तिताम पे. अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद आपके गाने से. साकुन मीत बनावे सावला, साकुन मीत बनावे सावला, साकुन मीत बना असा तैयार कठोर दिली दे हो. उजड़ गए भंभार दिली दे, ना कोई सिकना सा अल्लाह मियाँ, ना कोई सिकना सावे सांवला, साकुन मीत बढ़ावे सांवला, साकुन मीत बढ़ा. शीशे आवांगो टुट दे वेखे,
यार यारा नू लुट दे वेखे प्यार दा भेस वटाला मियां प्यार दा भेस वटावे सांवला सकुन मीत बनावे सांवला सकुन मीत बना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। 18 अजला में होने वाले जो इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने 65 तहसीलों में से 29 तहसीलों में सबकत हासिल कर ली है, जबकि वजीर आला महमूद खान ने अपने ज़िले में मैदान मार लिया है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पीटीआई सवात में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, जबकि सवात सिटी मेयर की नशिस्त पर भी पीटीआई जीत चुकी है। इसी तरह हज़ारा की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को बहतरी हासिल है, जबकि दीर में जमात इस्लामी और जेयूआई के उम्मीदवार भी आगे हैं। कबायली इलाकों में एक पार्टी की तरफ रुझान नहीं रहा, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात के एतबार से हम कहें तो वज़ीर आज़म का जो ओवरऑल ये तहरीक अदम एतमाद है वो पेश की गई है। अब इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और अभी नताइज आने का जो सिलसिला जारी, इसमें क्या अपडेट्स हैं, एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए कल आप जिस तरह से बता रहे थे कि कुछ बेहतर उम्मीद है और अभी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ की बर्तरी हासिल है, उसको क्या अपडेट्स हैं आपके पास, लेटेस्ट हवाले से अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल कल जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं और अब तक जो 65 तहसीलों में इंतखाबात होने जा रहे थे उसके अभी तक जो नताइज हैं मौसूल हो चुके हैं। 29 तहसीलों में पीटीआई जो है वो आगे है, सबकत हासिल कर ली है। सबसे बड़ी बात जो है वो स्वात की है, जहां पर पीटीआई ने मैदान मार लिया है और इसमें तकरीबन 5 जो तहसीलें उसमें से एक जो है वो जेयूआई ने जीती है, बाकी तमाम नशिस्तों पर पीटीआई जो है वो कामयाब हो चुकी है। 7 तहसीलें अभी तक जो है वो जेयूआई ने जीती है। इसी तरह जमात इस्लामी और भी जो है वो 4 नशिस्तें अभी तक जीत चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें वो अभी तक एक नशिस्त जीत चुकी हैं। दीर लोयर में जो है वो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि जमात इस्लामी और जेयूआई जो है वहाँ पर उनका होल्ड है, तो वहाँ पर नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी और जेयूआई जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है। इसी तरह चतराल में जो है वो वहाँ पर भी मिला जुला रुझान है और तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर भी सबकत हासिल कर चुकी है। इसी तरह जो हज़ारा और मानसरा के इलाके हैं वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला जारी है, लेकिन अभी तक जो गैर रत्नी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं। जैसे कि पहले मरहले के इंतखाबात में नताइज जो है वो काफ़ी देर से मौसूल हुए थे और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे बल्दियाती मरहले के इंतखाबात में वहाँ अभी भी वहाँ से नताइज जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं। जो मलाकंड का इलाका है वहाँ पर भी जेयूआई और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर जो मुखालिफ जमातें हैं वहाँ से इत्तलात आ रही है कि उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं और कल वहाँ पर जब नताइज सामने आना शुरू हो गए थे काउंटिंग के बाद तो वहाँ पर अपोजिशन जमातों ने भी जो है वो वहाँ पर एहतजाज किया था। कबायली इलाकों में पहली मरतबा बल्दियाती जो है इंतखाबात हुए हैं तो वहाँ पर किसी एक पार्टी की तरफ अवाम का रुझान नहीं रहा, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो बर्तरी पर हैं। इसी तरह जेयूआई जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो बर्तरी हासिल कर रही है। तो इसी तरह जो ओवरऑल नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 29 तहसीलों में सबकत के साथ सबसे आगे है। तो ओवरऑल टर्नआउट कैसा रहा इंतखाबात? देखिए मिला जुला रुझान रहा है टर्न आउट के हवाले से। जो चतरा से जो हमें रिपोर्ट सामने आई थी वहाँ पर लोगों की तादाद कदरे कम थी, लेकिन जो इसके बाद के जो इलाके हैं मतलब स्वात जो हो गया, हज़ारा हो गया, इसी तरह वज़ीरिस्तान का जो शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके हैं वहाँ से भी इत्तलात सामने आई है कि लोगों का काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला है। इसी तरह जो है वो जो मलाकंड के इलाके है वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग सामने आए हैं, लेकिन अभी तक नताइज का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज मिल रहे हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो नताइज आने के बाद मालूम होगा कि टर्न आउट कितनी शरह में रहा है।
अच्छा, तो ये जो आप नताइज बता रहे हैं, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ छा गई है। तहरीक इंसाफ दूसरे मरहले में कमाल कर दिया, उसके जितने भी उम्मीदवार थे। इसकी बुनियादी वजह क्या लग रही है? क्या पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर या जो टिकट्स की तकसीम थी, इसके अंदर एहतशाम तब्दीलियाँ की गई थी? क्योंकि पहले मरहले में बड़ी तनकीद हुई थी और कल आपने एक और दिलचस्प बात भी की थी, और वो ये थी कि इट कैन बी तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिली तो वो आज़ाद खड़े हो गए, और तहरीक इंसाफ से खतरा है। हाँ। तो क्या ऐसी सूरत हाल फिर नहीं हुई? इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का टिकट जिसके पास था वो ज़्यादा लोगों की नज़र में रहा, ज़्यादा तहरीक इंसाफ का बयानिया मजबूत रहा। देखिए, जो पहले मरहले के इंतखाबात का अगर हम जायजा लें तो उसमें यही जो बात सामने आई थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इख्तलाफात का शिकार रही थी, क्योंकि पार्टी क़यादत जो थे वो सच थी नहीं। तो इसीलिए जो है वो उम्मीदवार को फ्री हैंड दिया गया था कि वो अपने इलाके के मुताबिक, अपने हल्के के मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपने उम्मीदवार का इंतखाब करें। तो इसीलिए PTI को पहले मरहले के इंतखाबात में शिकस्त का सामना रहा था। लेकिन दूसरे मरहले में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया था कि पार्टी स्ट्रक्चर को जो वो चेंज किया गया था। तो इसीलिए वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक को ये टास्क दिया गया था, उसको सूबाई सदर का ओहदा भी दिया गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो है उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो पार्टी स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई थी कि दूसरे मरहले के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाए। तो इसी तरह जो टिकट्स की जो तकसीम थी, वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह किया था कि जिसकी सिफारिश। ठीक है एहतशाम, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ एहतशाम मौजूद थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से हमें बता रहे हैं। अब तक ये जो मजमूई तौर पर 65 तहसीलों में से 29 तहसीलें हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ सबकत ले रही है। नताइज आने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये बुनियादी इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में भी वक्त लगा था, इसमें भी वक्त लग रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नज़र आता है। और मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग जो हज़ारा है या मानसेरा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये नून लीग का बहुत सॉलिड वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ सबकत लेके जा रही है। और बड़ी कंफ्यूजन है भाई, यहाँ वफाक में क्या हो रहा है, बल्दियाती इंतखाबात में क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन इसका एक पता है, इस क्रूशल टाइम के अंदर जब तहरीक इंसाफ वफाक में बड़ी परेशान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुस्तकबिल इस वक्त नहीं पता है, इस प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ स्टैंड करेंगे, इस वक्त ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। एहतशाम से दोबारा हमारा रब्ता हुआ। एहतशाम, इन दी एंड आप एक तो हमें ये बता दें कि कब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे, और क्या ये स्पीड जिससे रिजल्ट आ रहे हैं आप इससे मुतमईन हैं, ये ठीक पेस है, या आपको लगता है कि नहीं कहीं डिलेज हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन के अंदर नताइज के अंदर अगर ताखीर हो तो उससे धांधली का शुबा या एहतमाल भी होता है। बड़े मरहले के जो इंतखाबात उसमें कई सिग्नल्स हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एहतशाम के साथ, इस वजह से शायद हमारा रब्ता दोबारा नहीं हो पा रहा। बहरहाल हम आपको बताएं कि जो ये नताइज सामने आ रहे हैं, जो नताइज जिसकी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, वो नताइज यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के इस बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के अंदर कामयाबी हासिल करी। और अरबला हसन, हम अपने तौर पर जितनी भी बात करें, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं वो बयानिया पहले जो ख़त्म नबूवत के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया था सलामती कौंसिल में, और फिर उसके बाद जो अनाउंसमेंट आई एक इस्लामोफोबिया डे के बारे में जो क़ौम मुत्तहिदा ने मनाने का फैसला किया, उस नैरेटिव को, एंड देन अभी ये जो एंटाई अमेरिका एक नैरेटिव इमरान खान बना रहे हैं, मुझे लगता है लोग इसको बहुत बाय कर रहे हैं और ये उनकी पॉपुलैरिटी को उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस बात से। ये बात हमने पिछले कुछ अरसे में भी ऑब्जर्व की, और मेरे ख्याल से सब ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन हो। अब वो एडमिट नहीं करे, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टिल जिस तरह का नैरेटिव इमरान खान साहब ने बनाया है एंटी अमेरिका को लेके, या अमेरिका जो आलमी साजिश जिसको वो कह रहे हैं बार बार कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ की जा रही है, इसके हवाले से लोगों के अंदर एक कंसर्न, एक तशवीश ज़रूर पाई जा रही है, और उसके हवाले से इम्पैक्ट भी आ रहा है कि लोगों का जो एक माइंडसेट है वो इस बात को एग्जैक्टली राय तब्दील हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात काबिल जिक्र, और आपको मालूम भी होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद जमात है जिसको 2 दफ़ा मुसलसल यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, पहले 2013 के इंतखाबात में और फिर 2018 में, और 2018 में 2013 से ज़्यादा मैंडेट दिया गया। और इस वक्त तकरीबन 3.5-4 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी बहरहाल ये मैसेज ज़रूर देती है कि वहाँ के लोग तहरीक इंसाफ से मुतमईन हैं, और जो भी है बुनियादी सतह पे जो भी इक़दाम किए गए हैं उसको वो सपोर्ट करते। सो इट्स अ गुड, क्या कहना चाहिए, एक अच्छी उम्मीद की किरण है तहरीक इंसाफ की इस क्राइसिस पॉलिटिक्स के अंदर जो उसको मिली है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें बात हो रही है कि क्या हिप्नोटाइज करके इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी हवाले से वकार अहमद मलिक बात करें, आपको दिखाते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज का मौजू जो है ये बहुत दिलचस्प है। इसकी दिलचस्पी यकीनन आपको भी होगी इस मौजू में, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे बहुत ही दिलचस्पी रही है हिप्नोसिस के हवाले से। साइकोलॉजी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, पहले तो मानती नहीं थे, फिर एक थ्योरेटिकल थिएटर पे एक परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी हिप्नोसिस की, जिसने एक्चुअली हिप्नोसिस की फील्ड को बहरहाल मुतासिर किया, उसकी शोहरत को मुतासिर किया। फिर वक्त गुजरता गया और साइकोलॉजी ने इसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजी के जो बड़े स्कूल्स हैं उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया कि इसका इंसानी सेहत के हवाले से, जो दिमागी सेहत के हवाले से है, वो बहुत ही इसके मुस्बत असरात हो सकते हैं। मेरे साथ इस हवाले से एक्सपर्ट मौजूद है रमज़ान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वकार साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हिप्नोसिस है इसमें जो सजेस्टिबिलिटी होती है, मिसाल के तौर पे क्या, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आप स्टूडियो में होते, मेरे साथ होते, तो मैं चाहता कि आप मुझे मतलब मेरे ऊपर ये करते। मैं हिप्नोसिस तो हो सकता है कि मैं हो पाता या ना हो पाता, लेकिन कहने का मतलब ये कि क्या इसके लिए फ़र्क टू फ़र्क, यानी इसमें फ़र्क होता है मुख्तलिफ अफराद में। कुछ लोग जहाँ उनके अंदर सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ईजिली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, दूसरे नहीं होते। इसका इस साइंस के बारे में थोड़ा सा समझाइएगा। वकार साहब, जहां तक सजेस्टिबिलिटी टेस्ट का ताल्लुक है, जिस इंसान की इमेजिनेशन बेहतर होती है वो एक बेहतर हिप्नोटिक सब्जेक्ट बन सकता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे इस वक्त कहूं कि अगर आप अपने तसव्वुर में ये सोचिए कि इस वक्त आप एक रॉकेट लॉन्चर जो स्पेस शटल होता है उसके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, और उस वक्त आपने बिल्कुल एक सफेद कलर का एस्ट्रोनॉट सूट पहना हुआ है, ठीक है, और अभी थोड़ी देर में आप उस शटल के अंदर बैठकर चांद पर जाने वाले हैं। अगर मैं जो आपसे बयान कर रहा हूं, क्या आप उसको तसव्वुर कर पा रहे हैं? क्या आपकी इमेजिनेशन में वो आ रहा है कि वाकई में इस वक्त एक स्पेस शटल के सामने खड़ा हुआ हूं और मैंने सफेद कलर का जो एस्ट्रोनॉट सूट पहना हुआ है? क्या आप ये इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरी बहुत अच्छी इमेजिनेटिव स्किल्स हैं, लेकिन इस वक्त कैमरे के सामने बैठा हूं और एक अलर्ट की एक कैफियत है जिसकी वजह से अदरवाइज हम अगर वैसे बैठे होते तो यकीनन बहुत अच्छी तरह कर पाता। बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम जब हिप्नोसिस को किसी अपने क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं तो उस जाहिर है ये पूरा हिप्नोसिस एक इमेजिनेशन का खेल है, क्योंकि हम उसको इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर लेके जाते हैं जो कि हमारी अनकॉन्शियस या हमारी लाशऊर की दुनिया होती है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्चुअली लॉजिकल डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं 2 + 2 कितने होते हैं, तो आपका फौरन जवाब आएगा 4 होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिक पर डिपेंड नहीं करता, उसके पास ट्रू और फॉल्स नहीं होता। जब मैं अपने किसी क्लाइंट से कहूं कि आप इस वक्त एक स्पेस शटल के सामने खड़े हुए हैं, तो उसको ये तसव्वुर में लाना होता है कि वाकई वो एक उसके सामने खड़ा हुआ है। अगर तो वो इस इमेजिनेशन को करने में कामयाब हो जाता है तो ही हम उसके आगे बढ़ पाते हैं, अदरवाइज जिस इंसान की इमेजिनेशन बहुत वीक होती है वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तो ये जो सजेस्टिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं, वो टेस्टिंग बेसिकली ये इमेजिनेशन का ही होता है। एब्सोल्युटली, वो इमेजिनेशन। इसमें मैसेज जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें आ जाती होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, वो मतलब मिला जुला रुझान होता है सर। बहुत सारे लोग फौरी तौर पर हिप्नोटाइज हो जाते हैं, फौरी तौर पर सजेस्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर कामयाब हो जाते हैं, और बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा, ये जो ऑटो हिप्नोसिस है ये भी क्या मौसर होता है, और ये हो सकता है कि इंसान अपने आप को हिप्नोटाइज कर ले? बिल्कुल, जिसे सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस एक बहुत ही अच्छा टूल है, मैं कहता हूं सर, कि अगर आप ये सीख ले, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सेल्फ हिप्नोसिस को भी सीखा जा सकता है। मैं जाती तौर पर अपने आप को रोजाना सोने से पहले सेल्फ हिप्नोसिस करता रहता हूं। मिसाल के तौर पे किसी की सेहत आए दिन खराब रहती है, अगर वो सेल्फ हिप्नोसिस सीख कर इस सेल्फ हिप्नोसिस के अमल को अपनी सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे तो वो बहुत जल्द सेहतयाब हो सकता है। और वो सजेशन क्या होता है कि वो इस हिप्नोटिक कैफियत में जाके अपने आप से कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल में रोज पर रोज ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद होता जा रहा हूं। अच्छा, ये इसके डेफिनेटली असरात होंगे, लेकिन मेरा अपना जो जाती तजुर्बा है कि जब रात को नींद नहीं आ रही होती और आप 2 से 3 मिनट सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन पे जाते हैं तो मतलब आपका ऑटोमेटिकली जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि नाजरीन में बहुत सारे लोग
को के ज़हन में ये सवाल होगा, मेरे ज़हन में भी पहले किसी ज़माने में ये बड़ा सवाल रहता था कि जब आप हिप्नोसिस करते हैं और एक जो आपका क्लाइंट है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह स्टेज पे हम देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं कि वो बिल्कुल यूं जिसको कहते हैं कि जैसे उसने कंट्रोल लूज़ कर दिया है और वो किसी और दुनिया में चला गया है। और इससे लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं कि शायद इंसान कंट्रोल मुकम्मल तौर पे लूज़ कर जाता है। अच्छा, इससे मैं बहुत ही वाज़ेह तौर पे सवाल आपसे कर दूं कि यानी इससे बैंक लूटने में बहुत आसानी हो सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो एक्चुअली मुकम्मल कंट्रोल में होता है। ये जरा लोगों के ज़हन में से निकाल दीजिए कि वो शायद बिल्कुल बेबस होकर बैठा हो। वकार साहब, ये कंप्लीटली एक मिसकंसेप्शन है हिप्नोसिस के हवाले से, ठीक है, कि अगर जो शख्स हिप्नोटाइज हो रहा है उसका कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है, फिर वो उससे जाए तो वो जो भी सीक्रेट उगलवा ले, जो भी। इस वक्त वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से बातचीत करें। मुआवजा मिलना है हमारा, वो किसान जो पाकिस्तान का पेट पालता है, जो हमें इस बैरूनी खसारों से बचाता है। 5 साल के अंदर गंदम सबसे बड़ी हमारी फसल है, सिर्फ 100 रुपए फी मन का इजाफा किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तहरीके इंसाफ की हुकूमत इस साल का जो अभी फैसला हुआ है उसको मिला के 900 रुपए मन से ज्यादा का इजाफा कर चुका है। ये आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि किस किस्म की पॉलिसीज थी। इसी तरीके से अगर हम सनत के ऊपर आ जाए, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सनत हमारी सबसे ज्यादा। आज से 4 साल पहले सूरत हाल ये थी, फैसलाबाद में लोगों से जाके पूछे, कराची में टेक्सटाइल वालों से पूछे, फैसलाबाद में सरिये के दाम के ऊपर टेक्सटाइल की मशीनरी बिक रही थी। इस वक्त कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है टेक्सटाइल की जिसके अंदर एक्सपेंशन ना हो रही हो। अरबों डॉलर की नई मशीनरी लाई जा रही है, मजदूरों की किल्लत हो गई है स्किल्ड लेबर की वहां पर। और वो क्यों हुआ? टेक्सटाइल के लिए एक पॉलिसी लाई गई, खास तौर पे उसके अंदर मैं जिक्र करूंगा जो तबानाई की कीमतें थी, बिजली गैस के स्पेशल रेट्स दिए गए और आपने देखा कि किस तरीके से इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर क्या हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर? 2007-8 से लेके 17-18 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलाकर जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ था, उतना उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इस एक साल 2021-22 में होने जा रहा है। 10 साल उनके एक तरफ और 1 साल हमारा एक तरफ, ज्यादा आपको तरक्की देखने में नजर आ रही है। तो जो हदफ तरजीह सेट की गई कि रोजगार पैदा करना है, जो तरजीह सेट की गई कि एक्सपोर्ट बनानी है, उसके अंदर न सिर्फ जो वादा किया गया था वो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप आलमी हालात को देखें, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, पिछले 2 साल के अंदर सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की लपेट में आई। एक दफा फिर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने जिस तरीके से मिनहसुल कौम उसका मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। उस 2 साल के अंदर जिस वक्त कोरोना से दुनिया की मईशतें बह रही थी बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर 32 लाख रोजगार का इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या बन रही है? और इसमें ये वाला साल शामिल नहीं है। ये मजमूई तौर पर जो पॉलिसियां लेकर आए, पिछले 15 साल में कोई भी 2 साल तवातर से ऐसे नहीं है जिसमें 5% से ज्यादा हमारी मईशत की रफ्तार नमू हो। जीडीपी ग्रोथ रेट किसी भी 2 साल में तवातर से हमारी 5% से ज्यादा नहीं रही। ये 2007-8 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। ये साल इंशाल्लाह, अब ये सियासी जो ड्रामा लगा हुआ है इसका उस गैर यकीनी सूरत हाल का क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तमाम आदादो शुमार जो पहले 8 माह के थे उसके मुताबिक हम इस दफा फिर इंशाल्लाह 5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने जा रहे थे। और ये पहली दफा हो रहा था 15 साल में कि 2 साल लगातार हमारी 5% से ज्यादा ग्रोथ हो। ये कोविड के बगैर हो रहा है और यही मैं दोबारा इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं। अभी जो हम इसको रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं 16 लाख के तकरीबन पिछले 2 साल में हुआ है, लेकिन याद रखें उसमें से जो पहला साल था उसमें तो मईशत की मनफी ग्रोथ हुई और कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ था। पाइट की रिपोर्ट भी आई थी कि वो शुरू के जो महीने थे कोविड के, तो ये इसका जो ज्यादातर इजाफा है तो ये पिछले साल का इजाफा है। अगर इसी तरीके की पॉलिसीज चलती रही 5 साल, अगर यही जो सिमत है, जो डायरेक्शन सेट हुई हुई है, ये चलती रही, मुझे यकीन है कि अगर 1 करोड़ नौकरियां का इजाफा ना हो सका इस 5 साल के अंदर, उसके बहुत करीब जरूर पहुंचेंगे। मेरे ख्याल के अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त चल रहा था और जिन सेक्टर्स में चल रहा था, सॉरी मैं बड़ा सेक्टर भूल गया, अभी मैं बताता हूं, ये 1 करोड़ का टारगेट
अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। बड़ा सेक्टर जो मैं भूल गया बताना, जो सबसे ज्यादा रोजगार होती है वो होती है ज़राअत के अंदर पाकिस्तान में, और जो शहरी इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा रोजगार का जरिया होता है कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को उठाने के लिए किस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद इसको लीड किया। हर हफ्ते मीटिंग्स होती थी, बाकायदा एक एनसीसी बनी हुई थी जिसके थ्रू वो मॉनिटर करते थे पॉलिसीज चेंज, स्टेट बैंक की पॉलिसीज चेंज, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंसेंटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के अंदर चेंजेस, फोरक्लोजर लॉ जो कोर्ट्स में फंसा हुआ था उसको वहां से अप्रूव कराना, ये पूरी डायरेक्ट लीड करके, और वो एक वजह बन रही है इस एम्प्लॉयमेंट के इजाफे की, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था मजमूई तौर पर कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे मैंने कहा, ये सियाको सबाक है जिसकी वजह से इतने जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हमें रोजगार बढ़ने के नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसकी ये वजह है। अब आखिर में क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की मैंने बात की, उसका भी मैं जिक्र कर दूं, तो पाकिस्तानियों को मैं दो चीज़ की कल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तो कल इमामुल हक और बाबर आजम ने बड़ी शानदार बैटिंग की, और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वनडे इंटरनेशनल का रन चेस करके जीते, तो एक तो उसकी मुबारकबाद आपको देता हूँ। दूसरा जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं पाकिस्तान की कौम को किसी वजह से दे रहा हूँ। हालांकि इलेक्शन जो है कल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एक हिस्से के एक इलाके के अंदर, आधे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहा था। अभी तक जो नताइज हमारे पास सामने आए हैं, तमाम सियासी पार्टियां एक तरफ, और अकेली तहरीक इंसाफ ने उनसे 1.5 गुना ज्यादा तहसीलें जीती हैं। यानी कौम जो है वो अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। अब फैसला ये बड़ा नहीं है कि अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे, वो चीज छोटी हो गई है। अब असल चीज जो है, जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे, या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद जमीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये फतेह जो है ये पाकिस्तान की कौम की होगी। ये जो आदादो शुमार मैंने आपके सामने रखे, ये आदादो शुमार अगर आप पिछले 3 साल टीवी देखते रहते और 7 बजे से 11 बजे तक सारे मीडिया के ऊपर अफलातूनों को सुनते रहते, तो उनकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म के आदादो शुमार सामने आएंगे। इसी तरीके से जो कल आपने खैबर पख्तूनख्वा में नताइज देखे, इन नताइज को भी अगर आप देख लें और वो तमाम तबसरों को देख लें, तो उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। पाकिस्तान की कौम इन सब चीजों से ऊपर जा चुकी है और तैयार है कि अब अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोरोना के दौरान जो लोग बेरोजगार हुए थे, अच्छी खासी तादाद थी, उनमें से कितने लोगों को वफाकी वजीर असद उमर वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले इंतखाबी दूसरे मरहले के बारे में भी कहा कि सबसे ज़्यादा सबकत इसमें तहरीक इंसाफ को मिली है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमती पॉलिसीज़ का भी जिक्र किया, जिसके बाद उनका कहना है कि पाकिस्तान के हालात में उतनी बेहतरी हुई है जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई। इस सवाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद कुछ रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया था हम कुछ रमज़ान की बात करेंगे। रमज़ान की आमद है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को एज अरमला से डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान हमारे लिए बहुत सारी रहमतें लेकर आएगा। अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों में से जो अल्लाह ने इस दुनिया को दी हैं, नवाजी, उसमें से एक नेमत रमज़ान है। ये महीना जब भी आता है इसकी रहमतें बरकतें इतनी ज़्यादा हैं, और ऐसा लगता है कि इंसान खुद से जुड़ जाता है और अपने रब से जुड़ जाता है, और एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब जाना शुरू कर देते हैं, उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत महीना है। हमने ये सोचा कि हमने इस महीना, जिसका पहला अशरा रहमत है, फिर मग़फ़िरत है, फिर जहन्नुम की आग से निजात का तीसरा अशरा है, तो हम इसका इस्तक़बाल कैसे करें और इसको अपनी लाइफ के साथ मिलाएं कैसे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर हमने सोचा। इस पर आज हमने बात करनी है कि रमज़ान मुबारक की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, उसका इस्तक़बाल हमें कैसे करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तलकीन की है, उनको
किस तरह से राज़ी किया जा सकता है, और इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर नईम हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, मजहबी स्कॉलर, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली रमज़ान की आमद है, और हमारे लिए महीना सबसे जो कहले साल में इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम इसके लिए प्लान करते हैं और इसका एहतमाम होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इस महीने का इस्तकबाल करने का कहा, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मदूफ़ किया। इतना बाबरकत महीना और इतनी रहमतों और खैर अपने अंदर समेटे हुए जो महीना है वो 1-2 दिन के बाद आ रहा है, और ये उम्मत मुहम्मदिया पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। सबसे पहले अगर इस माह मुबारक की अगर मैं कुछ जो हमें कुरान करीम में जो इसकी फ़जीलत बयान हुई है वो ये है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है कि हमने जिसमें अपना पाक कलाम, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह का कलाम, क्योंकि कुरान करीम को हम आम तौर पे ये किताब एक समझ रहे होते हैं, 4 मुकामात पे अल्लाह ताला ने इसे अपना कलाम भी कहा है, यानी अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, इस माह मुबारक में नाजिल हुए हैं। ये वो महीना है कि जिसमें इस्लाम के जो 3 अरकान हैं वो इस माह में जमा हो जाते हैं, यानी पूरे साल में कोई और ऐसा वक्त नहीं होता कि जिसको इस एतबार से इतनी फजीलत हो। आप देखिए, इस्लाम का एक रुकन रोज़ा है, नमाज है, और फिर इसी तरह ज़कात है। ये 3 अरकान इस माह मुबारक में मुसलमान एक साथ वो अदा कर रहे होते हैं। ज़कात अगरचे पूरे साल में हम किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, ताहम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ये मामूल बनाया था कि इस माह मुबारक में एक जो फ़र्ज़ है उसका सवाब 70 या 700 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसलिए मुसलमान अगर इस माह मुबारक में ज़कात अदा करने की एक रूटीन बना लें तो इसका यकीनन अजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ये शहर मुवासात है, लोगों के साथ हमदर्दी का महीना है, लोगों के साथ तामुन करने का महीना है। सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आप इस माह मुबारक में इस कदर खैरात और सदक़ात करते थे कि जिस तरह तेज़ आंधी चल रही होती है इस तरह आप खैरात का आपका मामूल होता था। तो एक तो अर्ज़ ये है कि ये माह क़ुरआन है, माह सियाम है। एक रोज़े की जो फजीलत बयान हुई है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक रोज़ा, और उसमें यह सराहत नहीं है कि फ़र्ज़ हो या नफल हो, एक रोज़ा इंसान रखता है तो 70 साल वो दोज़ख की मुसाफ़त से दूर हो जाता है, 70 साल की दूरी पे चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो सर आप गौर करें कि पूरा महीना एक रोज़े की बात है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो हमारे अहबाब कहते हैं जी हमें भूख बड़ी लगती है, प्यास, ये भी एक स्टेटस चल रहा है आजकल ना, ट्रेंड चल पड़ा है, रोज़ा नहीं रखना दी। तो ये भी जो हमें दीन ने बताया इस कदर कबीरा गुनाह है कि जो एक रोज़ा छोड़ देते हैं बग़ैर किसी उज़र के। देखें, शरीयत ये दीन रहमत है, और बेशुमार जगह पे मुसाफिर है, मरीज़ है, उनको रोज़ों की रुख्सत दी गई, उम्र रसीदा है, बाज़ को कुल्ली तौर पे माफ़ हैं कि वो फ़िदिया दे के उसकी वो अदायगी हो जाती है, और कुछ लोग जो हैं वो जब सेहतमंद होंगे तो ईद के बाद उनकी क़ज़ा में वो रखेंगे। लेकिन बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा छोड़ देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर साल के बाकी 11 महीने ये मुसलसल रोजे रखता रहे तो हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर रोजे रखता रहे तो एक जो रोजा इसने फर्ज का छोड़ा है उसकी कज़ाई और वो जो गुनाह इसने खरीदा है वो उसकी कमी पूरी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि आपका इस्लामियात मजमून भी है और बहसियत मुसलमान तो हमें बुनियादी इल्म होता ही है, लेकिन जब आप ओबियसली आपका सब्जेक्ट है तो आप ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। ये इसका नफ्सियात से बड़ा ताल्लुक है, और माजरत के साथ हम सभी लोग रोज़े के हवाले से पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो भूख आती है या खाना या प्यास आती है, हालांकि इसका ताल्लुक नफ्सियात से है, तज़किये नफ्स से है इसका ताल्लुक। इसकी प्रैक्टिस कैसे बनाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब कैसे दी कि अपने नफ्स के ऊपर काबू कैसे करें और फिर वो पूरा असर 11 महीने के अंदर चले इस रमज़ान मुबारक। सर देखिए, हमारी जितनी इबादत हैं इनका बुनियादी मकसद तक़वा बयान हुआ है। नमाज का आप मकसद देख लें, हज का देख लें, कुर्बानी का देख लें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम्हारे खून तुम्हारे जानवरों के गोश्त नहीं पहुँचते, वलाकिन यनालहु तक़वा, तक़वा पहुँचते हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़ों की जहाँ पे फ़र्ज़ियत का तज़किरा हुआ वहाँ पर भी यही बात फरमाई, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लिहाजा हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए। सर देखें, मैं इस बात को अगर मज़ीद वजाहत से पेश करूँ तो ये है कि 11 महीनों में हम बहुत सारे काम, इंसान है ना,
और इंसान से गुनाह तो होना एक फितरी अमर है। और फिर आप देखेंगे कि 11 महीनों में हमसे बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं, हराम कामों के भी हम मुर्तकिब हो जाते हैं। एक महीना हमें बहुत सारी हलाल चीज़ों से इज्तनाब करने का हुक्म दे दिया ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बाकी 11 महीने हराम काम आप बड़े आराम से छोड़ने पे आमादा हो जाएं। तो इसका मकसद जो बुनियाद है ना वो ये है कि हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। ये जो नफ्स अम्मारा है ना जो हमें गुनाहों पे उकसाता है, दरअसल रोज़ा हमारी प्रैक्टिस करा देता है कि हमने उसको कंट्रोल में कैसे करना है। और याद रखिए कि जो इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, यकीन जानिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, जब आपसे पूछा गया जिहाद अकबर कौन सा है, सबसे बड़ा जिहाद, तो आपने क्या फरमाया? जिहाद बिन नफ्स है। नफ्स है, अपने नफ्स के खिलाफ कोशिश करना। तो रोज़ा हमें इन्हीं बातों की तलकीन करता है। मगर ये सारी चीज़ें हमें हासिल तब तक नहीं हो सकती जब तक, जैसा कि आपने अर्ज़ किया, कि इसकी जो रूह है रूहानी तौर पे जब तक हम इसको नहीं समझते। ठीक है। और मैं अगर इसके फ़ायदे के हवाले से ये भी आपसे पूछूं कि अगर आपने एक रोज़े का एहतमाम, रमज़ान का एहतमाम सही से किया, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, न सिर्फ भूख की हद तक बल्कि रूहानी हद तक भी आपने एक बेहतरीन कोशिश की और उसमें कामयाब हुए, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या अपनी हदीस में क्या इसके फ़वाइद बताए हैं अगर आपने बेहतरीन एहतमाम कर लिया रमज़ान का? जी, हदीस मुबारक में रमज़ानुल मुबारक में 3 जो बड़ी बड़ी इबादत है ना, एक रोज़ा है और एक वो इबादत जो पूरे साल में नहीं होती, हम रमज़ान में करते हैं, वो तरावी है, जिसको क़यामुल लैल हदीसों में कहा गया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानम वहतिसाबन, कि जिसने रोज़ा 2 शराइत के साथ रखा। पहली शर्त क्या है? ईमान, और दूसरा एहतिसाब। एहतिसाब का माना होता है नेकी मकसद हो, दिखलावा मकसद ना हो, कोई और मकसद ना हो, मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके ज़िंदगी के सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तरावी के बारे में भी यही अल्फाज आए हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानम वहतिसाबन, जिसने क़याम किया उसका अगरचे फ़र्ज़ नहीं है, उसके बारे में भी यही है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और जो इसमें लैलतुल क़द्र आती है, हमारा आज का मौजू तो यही है ना कि हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें। देखें हमारे जो सर काम होते हैं ना, बड़े ज़ाहिरी बात है आजकल मसरूफियात का दौर है और हमारे बड़े मसाइल चल रहे होते हैं, इतनी उलझने होती हैं, फैमिली में बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक तो हमें ये करना चाहिए कि ये इतना कीमती वक्त है, हमें इसको मुनज़्ज़म करना चाहिए, तंजीम करें अपने वक्त की। और जो हमने शॉपिंग और जो हमने घरेलू अशिया ख़रीदनी है रमज़ान में, वो हम ज़रूरत की जो चीज़ें पहले स्टॉक कर सकते हैं, 1 महीने का राशन वगैरह वो ले लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बिल्कुल फौरी टाइम पे लेनी होती हैं, वो तो ठीक है। तो इस तरह हम अपने वक्त को बचा सकते हैं, बिलखुसूस जो आखिरी अशरा है और उसमें जो लैलतुल क़द्र आती है, अल्लाह ताला ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है इसका क़याम करना। तो हमें इसकी मुनज़्ज़म तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए और आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें रमज़ान मुबारक के हवाले से बताया कि हमें किस तरह से इसका एहतमाम करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अभी हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अब चूँकि हमारी मुलाकात आपसे रमज़ान में होगी, लेकिन हमारी टाइमिंग जो है वो 3 से 5 बजे होगी, सपहर 3 से 5 बजे। हाँ नहीं, सुबह सपहर 3 से 5, क्योंकि 9 से 11 आपका हमारा साथ होता है, लेकिन अब हम 3 से 5 आएंगे रमज़ान मुबारक का पूरा महीना। तो इंशाल्लाह आपसे हमारी पीर के रोज़ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।